मेरे साथियों, आपके सामने हाजिर है फिर से एक बार नए चैप्टर को लेकर के, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट और ठोस अवस्था। आज जो पूरा मैराथन होने वाला है, पूरा जो वन शॉट होने वाला है, ये चैप्टर 1 क्लास 12 का है। और आज बाइलिंगुअल है, यानी इंग्लिश मीडियम से आप बिलोंग करते हैं तो भी, हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो भी। अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये थोड़ा और आसान हो जाएगा, ताकि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर आप समझ पाइएगा, तो आपके लिए बड़ा मजेदार हो जाएगा। हिंदी मीडियम से तो आप भी थोड़ा बहुत इंग्लिश जान पाइएगा, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड कई बार इंग्लिश में ही शब्दों को दे देता है जैसा रहता है। तो आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी, इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी, बड़ा ही फोकस्ड होकर के बस काम कीजिएगा। और हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, आप स्लाइड को एक बार देख लीजिए। आपको स्लाइड दिखा देते हैं, आप देख लो। ऐसे स्लाइड्स हैं, है ना, देख लो। ये पूरे टॉपिक का चर्चा है, पूरे टॉपिक का ओवरव्यू है, जहां से आप ऑब्जेक्टिव बना सकोगे, सब्जेक्टिव बना सकोगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन पाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। मतलब एक भी टॉपिक हम छोड़े नहीं है, चाहे वो भारी हो, हल्का हो, सबका डिटेलिंग किया गया है। और बहुत कम समय में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? बने रहिए साथ में और आनंद उठाइए इस सफर का, क्योंकि 12th के एग्जाम में कम से कम 450 नंबर पार करना है। आपके पास 5 विषय हैं, हर विषय का वेटेज बराबर है, तो कम से कम 450 नंबर तो लाना ही चाहिए। हम ये मानकर चलते हैं कि हर विषय में आप 10 नंबर छोड़ दें, बाकी आप 450 आ जाए। नहीं, 5 में 50 छोड़ देंगे, 500 में 450 आ जाएगा, अमीर हो जाया करेंगे। और ज्यादा क्षमता है, राइटिंग वगैरह खूबसूरत है, तो चलिए ना बिहार टॉप किया जाए। काहे इतना सोचते रहना है, बिहार टॉप करते हैं इस बार। आइए धमाल मचाया जाए, शुरुआत करते हैं। और सफर में बने रहिएगा, सफर में बने रहना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर सफर में आप नहीं बने रहिएगा तो दिक्कत। समझ रहे बात को? चलिए, आप ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ हम खाए पिए हैं, होशो हवास में बोल रहे हैं। थोड़ा सा मूड अच्छा है, खाना पीना खाए हैं, मन मिजाज तंदुरुस्त है, तो अच्छा बातचीत कर पा रहे हैं। नहीं, शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करें कहानी का। सॉलिड स्टेट परिचय, ठोस अवस्था का परिचय बचपन से नहीं पढ़ते आए हैं? लोहा, लक्कड़, लोहा, टीना, प्लास्टिक, सोन पापड़ी, वही तो है सॉलिड, वही तो है ठोस। नहीं, आइए पढ़ें क्या क्या होता है। निश्चित आकार, आयतन और उच्च घनत्व। सबसे पहला बात, ठोस के गुण में आकार निश्चित होगा, आकृति भी निश्चित होगा, आयतन भी निश्चित होगा, और घनत्व ज्यादा होगा। घनत्व काहे ज्यादा होगा? काहे कि यह कम जगह घेरेगा। जैसे हम ले लिए पानी, हम ले लिए बर्फ। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है, लेकिन फिर भी मान कर चलिए कि पानी को आप पूरा फैला सकते हैं, बर्फ को फैला सकते हैं क्या? नहीं। वाष्प को पूरे घर में फैला सकते हैं। तो सबसे कम जगह कौन घेरेगा? ठोस। और जो सबसे कम जगह घेरेगा उसका घनत्व सबसे ज्यादा। आई बात समझ में? इसी कारण घनत्व ज्यादा है। आइए अगले बात पर चलिए। संघट कणों की स्थिति निश्चित होती है। ये कहने का अर्थ क्या है कि जिनसे मिलकर ठोस बना है उनमें गति करने की क्षमता नहीं है। वो जहां पर है अपने ही स्थान पर हिलते डुलते रहेंगे, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। आ रही बात समझ में? चलिए अगले पॉइंट पर आइए। प्रबल अंतरान्विक, अंतराकणीय लिखा है, इसको आप अंतरान्विक कह सकते हैं। अंतरान्विक बल संरचना को बांधते हैं। इनके अंदर का जो आकर्षण बल होता है बड़ा ही मजबूत होता है, एकदम मजबूती से बांध के रखता है। एगो कण इधर से इधर जाना चाहेगा ना, कह के कहा जाता है जी हम यही है ना, ऐसे पकड़े रहता है मजबूती से, हिलने डुलने नहीं देता है। समझ रहे बात को? एकदम पकड़ के रखता है। कहाँ जाएगा? साथ है, साथ रहेंगे। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। कठोरता ठोसों को द्रवों और गैस से अलग करती है। कठोर होता है। अधिकतर ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर रिजिड। देख रहे हो ना यहाँ पर? ठीक है, रिजिड। कोई पूछेगा, अब यहां से देखिए क्या क्या सवाल बन सकता है। कोई पूछेगा
कि आकृति निश्चित क्यों होता है या आकार निश्चित क्यों होता है ठोस का? एक ही आंसर है, क्योंकि ठोस के कण यानी सॉलिड के पार्टिकल, सॉलिड के कंपोनेंट्स गति नहीं कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारा ठोस यानी सॉलिड जो है वो डिफिनिट शेप का होता है। ठीक है, कोई पूछेगा हार्ड क्यों होता है, रिजिड क्यों होता है, कठोर क्यों होता है? आंसर बोलेंगे ठोस के कणों के बीच में मजबूत आकर्षण बल है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसी कारण से ठोस के कण एक दूसरे को इसे मजबूती से पकड़े रहता है। जैसे यहाँ पर आपको आकृति में देख रहा होगा, एक को दूसरा पकड़ा हुआ, ये दूसरे को पकड़े, दूसरे तीसरे को, एकदम बिल्कुल सटा सटा है, कोई गैप नहीं है। यही होता है सॉलिड, इसी कारण ये कठोर होता है। क्लियर ना बात? आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चला जाए। चलो, ये खाली जगह हम ले लिए हैं कि अगर कुछ रफ वर्क करना होगा तो उस पर बात किया जाएगा। आइए अगले पॉइंट पर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। एक बात की गारंटी मान चलिए कि जितना हम कराने जा रहे हैं इतना कर लीजिएगा ना, ठोस अवस्था का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। डाटा सामने है, हम बोलेंगे, सुनना है, कहानी खत्म। ठीक है, चलो, जहां रफ करने की जरूरत पड़ेगा वहां हम करेंगे। आगे के गुण समझो, आकार एवं आयतन निश्चित, डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम, रिजिडिटी एंड एक्सट्रीमली लो कंप्रेसिबिलिटी, अत्यंत निम्न संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब क्या होता है? संपीड्यता का मतलब होता है दबाना। क्या ठोस को आप दबा सकते हैं? नहीं। अधिकतम ठोस ऐसे है जिसको आप दबा नहीं सकते। बर्फ को दबा दीजिएगा, नहीं दबाइएगा, लेकिन रसगुल्ला रहा था, छेना रहा था, दबा दीजिएगा, है ना, वो भी तो ठोस है ना। ये हमारा मांस दब सकता है, दब रहा है, मतलब दब सकता है ठोस, लेकिन अधिकतर ठोस ऐसे हैं जो नहीं दबेगा। जैसे लोहा दबा लीजिएगा क्या? पत्थर दबा लीजिएगा, नहीं दबाइएगा। ये कलम मेरे पास, इसको दबा सकते हैं क्या? नहीं दबा सकते। तो अधिकतर लो कंप्रेसिबिलिटी वाला है, यानी कि अत्यंत कम, एकदम न के बराबर, है ना, उनकी संपीड्यता अत्यंत कम है। अगला, हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू द अदर स्टेट्स। बाकियों की तुलना में, द्रव और गैस की तुलना में ये क्या है? अधिक घनत्व वाला है। ठीक है, वेरी शॉर्ट इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, कणों के बीच का खाली स्थान क्या है? बहुत ही कम है, नहीं बहुत कम है, एकदम कम है, ऐसे सटा रहता है ना सारा मॉलिक्यूल। बोलो, अब सटा हुआ रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जगह कम खाली रहेगा, यही ना बात है, जगह एकदम कम खाली रहेगा। आगे बताइए, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर और इंटर पार्टिकल फोर्सेस, बहुत मजबूत आकर्षण बल है। समझ गए बात को ना, बहुत मजबूत वाला, समझ गए कि एक पार्टिकल इधर हिलना चाहेगा, दूसरा वाला पकड़े रहेगा, किधर नहीं, यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है। अगला वाला, निग्लेजिबल डिफ्यूजन एंड लिमिटेड थर्मल मूवमेंट, नगण्य विसरण और सीमित उष्मीय गति। गति करने की क्षमता क्या है इनकी? एकदम कम है। मूव कर पाता है क्या? नहीं कर पाता, अपने ही जगह पर वाइब्रेट करता रहेगा, है ना, ऊपर नीचे हिलते डुलते रहेगा, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। आई बात समझ में? ये हो गया ठोस के सामान्य विशेषताएं, यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, या इसी को आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कह सकते हैं, ठोस का गुण कह सकते हैं। ठीक, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं भैया। अगला टॉपिक क्या कहता है? अगला टॉपिक कहता है, बड़ा ही अच्छा सा बात कहता है। क्या कह रहा है? ये कहता है, हम भी थोड़ा गोला उला लेकर के काम करते हैं, अच्छा लगता है, सुनने में आया, लो एक गोला उठाते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है ठोसों का वर्गीकरण। अच्छा लगता है ना, ठोसों का वर्गीकरण। क्या कहता है? ठोस कितने प्रकार का? ठोस दो प्रकार का। कौन कौन? तो दो प्रकार का, पहला प्रकार क्रिस्टलीय, दूसरा प्रकार अक्रिस्टलीय। यानी दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार अमॉर्फस है ना। क्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस मतलब अक्रिस्टलीय, जिसको आप बेरवेदार कहते हैं। ठीक, आइए आगे दो भागों में बांट लिया गया। तो ये दो भाग, पहला क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय, यानी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस।
अमोर्फस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, आगे इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, गुण को पढ़ेंगे, वहीं का अमोर्फस खत्म हो जाएगा और आगे बढ़ेगा क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टलीय ठोस। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड, चौथा कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड ना। चौथा क्या कह रहा? कोवैलेंट या नेटवर्क यानी आणविक ठोस। आणविक ठोस, लीजिए जी कलम गड़बड़ा गया। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। शब्द से कुछ समझ में आ रहा है? आ ही रहा होगा। आणविक ठोस का मतलब जो अणु से बना हो, यानी मॉलिक्यूल से बना। आयनिक सॉलिड यानी आयनिक ठोस किससे बना है? आयन से बना हो। धात्विक ठोस यानी मेटालिक सॉलिड किससे बना हो? धातु आयन से बना है। कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड यानी सहसंयोजक ठोस किससे बना है? परमाणुओं से बना है जिसमें सहसंयोजक बल। आइए एक एक करके सबका डिटेलिंग करते हैं। अरे इतना मजबूत करा देंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये पूरा जो चल रहा है ये रिवीजन चल रहा है, वन शॉट रिवीजन। कम समय में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। 1 घंटा 1.5 घंटा में पूरा एक चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म मतलब एकदम नया नहीं, रिवीजन। आप पढ़ रखे हैं और उसको हम रिवाइज करा रहे हैं। बार बार इसको हर 15-20 दिन के अंतराल पर एक बार देख लेना है। इस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और जो इच्छा करे एक चैप्टर उठाओ, 1-1.5 घंटे में पूरा रिवीजन कर जाओ, पूरा चैप्टर कंप्लीट माइंड में आ जाएगा। समझ के बात को ना, नहीं तो भूलते रहोगे। चलो आओ, अगला कहता है क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का। ये डिटेलिंग करते हैं। 2 कॉलम बन गया। देखिए 5 मार्क्स का सवाल पूछ सकता है, 5 नंबर का। बोलेगा क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय में अंतर बताइए, क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन अमोर्फस में अंतर बताइए। आइए करते हैं अंतर। पहला रेगुलर 3D अरेंजमेंट, नियमित 3D व्यवस्था। कण एकदम नियमित तरीके से व्यवस्थित हैं। यहां पर इरेगुलर अरेंजमेंट यानी अनियमित व्यवस्था। लॉन्ग रेंज ऑर्डर यानी कि दीर्घ परास क्रमबद्धता। शॉर्ट रेंज ऑर्डर यानी लघु परास क्रमबद्धता। ओके। डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, निश्चित क्वथन, निश्चित गलनांक होगा एकदम फिक्स, जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इनका कोई निश्चित नहीं होगा, यानी कि एक परास में होगा, एक रेंज में होगा। 10 से 20, 30 से 40, 60 से 100, 90 से 200, ऐसे करके रेंज में होगा। ठीक है ना। इनका जो गलनांक होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो एक रेंज में होगा। आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को अंतर क्या करता है, सबसे अलग बनाता कौन? आपसे सवाल पूछ सकता है कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फस को अलग कौन करता है? बोलिएगा गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट अलग करता है। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट अलग करता है। क्रिस्टलाइन का फिक्स होता है और अमोर्फस का एक रेंज में होता है। क्रिस्टलीय का एक निश्चित गलनांक रहता है और अक्रिस्टलीय का एक परास में होता है। क्लियर है बात ना। अगले पर आइए, एन आइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी क्या होता है भाई साहब? एन आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी का मतलब है कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान मिलता है। क्या समझते हैं? देखिए ये है क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टलीय ठोस। इसमें अगर यहां से हम लाइन को गुजारेंगे तो सीधा गुजर जाएगा, लेकिन जब यहां से गुजारने की कोशिश करेंगे तो यहां से मुड़ जाएगा, फिर यहां चला जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो मुड़ जाएगा, सीधा नहीं पार करेगा। यानी अलग अलग दिशा में अलग अलग रूप, अलग अलग गुण। लेकिन यहां देखिए तो कहीं से घुसाओ इसको, कहीं से न कहीं से मुड़ ही जाएगा। इसके सीधे पार करने की संभावना नहीं, मुड़ ही जाएगा, मतलब सब तरफ एक जैसा व्यवहार। तो ये हो जाएगा अमोर्फस यानी अक्रिस्टलीय। आ रही बात समझ में ना। तो इसको कहेंगे आइसोट्रॉपी यानी समदैशिकता। आइसोट्रॉपी यानी समदैशिक। इसको एन आइसोट्रॉपी यानी विषमदैशिक। नहीं, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान विषमदैशिक और सभी दिशाओं में एक जैसा मान समदैशिक। क्लियर है बात ना। अगला क्लीन क्लीवेज, स्पष्ट विदलन। इसको काटिएगा तो एक जैसा संरचना देगा पूरे सतह पर,
इसको काटिएगा तो खुरदरा, कहीं कहीं गाढ़ा, कहीं उबड़ खाबड़ जो हम लोग कहते हैं ऊंचा नीचा जैसा तैसा, क्या एक जैसा व्यवस्था नहीं ना, प्रॉपर संरचना नहीं है ना, उबड़ खाबड़ व्यवस्था है। आ रही बात सुन, ठीक है। अब अगला है ट्रू सॉलिड, वास्तविक ठोस, लेकिन इसको क्या कहेंगे, आभासी ठोस या अतिस्थित द्रव कहेंगे, है ना। इसको स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहेंगे। क्लियर है बात। अब यहां से एक सवाल पूछता है, बोलता है कि सीसा एक क्रिस्टलीय ठोस क्यों है। सीसा एक क्रिस्टलीय ठोस, सीसा एक अतिस्थित द्रव क्यों है। वाई ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका आंसर क्या दीजिएगा, सुनिए बढ़िया से, बोलिएगा कि सीसा धीरे धीरे पिघलता है, यानी द्रव की भांति उसमें धीरे धीरे गति करने की क्षमता होती है, और इसी कारण से सीसा को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एक सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ग्लास हैज प्रॉपर्टी टू फ्लो इन वेरी लो स्पीड, या हम ये कह सकते हैं कि ग्लास हैज टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड, and that's why we can say that it is a super cooled liquid। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये हो गया 5 नंबर का अंतर, याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज जब अंतर लिख रहे होंगे ना तो ऐसा फोटो जरूर बना दीजिएगा, तो बड़ा जरूरी होता है फोटो को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, फोटो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगले पॉइंट पर आइए। अगला पॉइंट क्या कहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगला पॉइंट कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। आइए, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, 4 भागों में, नहीं 4 भागों में। क्या क्या आधार रखा गया, आधार क्या क्या रखा गया, तो आधार रखा गया उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्रिस्टलीय ठोस के जो कण है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कण है, पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अंतरान्विक आकर्षण बल, वो आधार बना, और उसी के आधार पर ये डिसाइड किया गया कि कितने प्रकार होंगे, तो टोटल 4 प्रकार। आइए चर्चा करते हैं, कहानी में आगे चलो। पहला, क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और बॉन्ड्स, अंतरान्विक बलों और आबंधों की प्रकृति के आधार। पहला, मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि आणविक ठोस, हेल्ड बाय वीक फोर्सेस, दुर्बल बलों द्वारा बंधा हुआ रहता है, यहां पर है। आयनिक सॉलिड, बाउंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, आयनिक ठोस जो कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधा होता है। मेटालिक सॉलिड, हेल्ड बाय मेटालिक बॉन्ड, धात्विक ठोस जो कि धात्विक आबंधन द्वारा जुड़ा होता है। कोवैलेंट सॉलिड जो कि वास्ट स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग बॉडी यानी सहसंयोजक ठोस जो कि प्रबल आबंधों का विशाल नेटवर्क बनाता है। अब आइए एक एक करके सबका विशेष एकदम विश्लेषण किया जाए और डिटेलिंग किया जाए कि आणविक ठोस क्या है, इसमें कौन सा बल लगता है, इसका उदाहरण क्या है। आइए अब उस कहानी पर चलें। सबसे पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि आणविक ठोस। आणविक ठोस किससे बना होगा भाई साहब, अणु से बना होगा। अणुओं के बीच में कौन सा फोर्स पाया जाता है, वांडर वाल आकर्षण बल। कौन सा, वांडर वाल बल पाया जाता है, इंग्लिश में वेंडर वाल फोर्सेस कहते हैं, वेंडर वाल फोर्सेस कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि बताइए आणविक ठोसों में कौन सा बल पाया जाता है, हम लोग बोलेंगे वेंडर वाल फोर्स पाया जाता है। आणविक ठोस के उदाहरण में कौन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, H2O आ जाएगा, HCl आ जाएगा, HBr हो जाएगा, नहीं NH3 हो जाएगा, H2O हो जाएगा, बर्फ। ये सब किसके श्रेणी में आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि आणविक ठोस की श्रेणी। जो अणु है, H2 है, आर्गन है, Cl2 है, Br2 है, H2 है, N2 है, O2 है, ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड के उदाहरण होंगे, आणविक ठोस के उदाहरण होंगे। आ रही बात समझ में, ये सब उसी के उदाहरण होंगे। अब बताओ, आप ही बताओ कि आपके पास अगर H2 है, आप बताओ हमको, चलो इस पेज पर थोड़ा काम कर लिया जाए कि अगर H2 है तो H2 बताओ क्या है, गैस है, नॉर्मल कंडीशन पर गैस है। H2O क्या है,
बताओ, H2O लिक्विड है, CO2 क्या है बताओ, गैस है, NH3 क्या है, गैस है। मतलब अधिकतर, जैसे P4 हो गया, P4 ये सॉलिड है यानी ठोस है ना। हिंदी मीडियम वाले लोग टेंशन नहीं लेना है, गैस लिक्विड लिखे हैं, इस पर घुसाइएगा नहीं कि इंग्लिश में लिखती हैं, इंग्लिश में नहीं लिखे हैं, ये सब छोटा मोटा चीज है, इंग्लिश आप जानते हैं, ठीक है। ये सब सॉलिड यानी अधिकतर जो मिलेगा ना आपको वो या तो द्रव अवस्था में होगा या गैस। तो सामान्य स्थितियों पर या तो गैस के रूप में होगा या द्रव के रूप में होगा, या तो गैस के रूप में या फिर द्रव, लिक्विड के रूप में या गैस के रूप में, सामान्य स्थिति। क्लियर है बात ना। और वहीं जब बात करेंगे कि जब लिक्विड और गैस है सामान्य स्थिति में, नॉर्मल कंडीशन में, तो इसका क्वथनांक और हिमांक क्या रहेगा, निम्न रहेगा। क्वथनांक एवं हिमांक निम्न होगा। यानी कि लो MP एंड BP, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ क्या इनके अंदर से विद्युत धारा पास कर सकता है, करंट पास हो सकता है, नहीं हो सकता। ये हैं कुचालक यानी कि इंसुलेटर ना। मुलायम या कठोर, हम बोलेंगे मुलायम। बोलो पानी मुलायम है ना, है यानी सॉफ्ट। आई बात समझ में, ये गुण हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड का। उदाहरण के तौर पर ये सब हो गया, इसी में आएगा आर्गन आएगा, नियॉन आएगा, है ना, N2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, इसी में आ जाएगा। जितने भी अणु के बारे में आप सोचिए सब इसी में आ जाएगा लगभग। HCl आ जाएगा, HBr होगा, है ना, HF हो जाएगा। ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड का उदाहरण यानी आणविक ठोस का उदाहरण। ओके, अब आणविक ठोस भी कितने प्रकार के, तो यहां देखिए 3 प्रकार। पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर समझिए, नॉन पोलर का मतलब क्या है, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय समझते नहीं है, अध्रुवीय का अर्थ क्या है, ये तो यहां देखिए अध्रुवीय ये है, आर्गन है, नियॉन है, N2 है, O2 है, CO2 है या H2 है, ये सब अध्रुवीय है, या CH4 है, ये सब अध्रुवीय है ना, अध्रुवीय नॉन पोलर है। अब ये अध्रुवीय है, इन पर कोई प्लस माइनस नहीं होता है, तो जब ये अध्रुवीय है तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा भाई, अध्रुवीय के बीच में, यानी दो अगर CH4 अणु होगा तो दोनों CH4 अणु के बीच में कौन सा बल लगेगा भाई, तो ये लगेगा लंडन फोर्स। लंडन फोर्स का मतलब क्या है, प्रकीर्णन बल। लंडन फोर्स का मतलब क्या है, प्रकीर्णन बल। डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, नहीं इसी को डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं, यानी कि प्रकीर्णन बल, डिस्पर्सन फोर्स यानी प्रकीर्णन बल। तो ये सबसे कमजोर वाला लगेगा, क्लियर है बात ना। तो इसका क्वथनांक क्या रहेगा, कम रहेगा। आइए देखिए, दुर्बल परिक्षेपण बल द्वारा, वीक डिस्पर्सन फोर्स द्वारा बंधा होता है। पोलर में कौन सा होगा भाई, तो पोलर में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ध्रुवीय वाले में कौन सा होगा, द्विध्रुव आकर्षण बल होगा, है ना। इसमें कौन उदाहरण में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा HCl हो जाएगा, HBr होगा, है ना। उसके बाद इसी प्रकार के जो भी होंगे जिनके अंदर में प्लस और माइनस बनने की संभावना हो, वो सब इसके श्रेणी में आ जाएगा। क्लियर बात, जैसे Br पर माइनस आता है, हाइड्रोजन पर प्लस आता है, Cl पर माइनस आता है, हाइड्रोजन पर प्लस आता है, तो ये हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड की श्रेणी में कौन आएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड की श्रेणी में आ जाएगा जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है, याद कीजिए, NH3 में बनता है, H2O में बनता है और HF में बनता है। तो ये हाइड्रोजन आबंधित यानी कि H आबंधित हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा, H आबंधित यानी हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाएगा।
क्लियर है बात ना, ये उसके श्रेणी में आ जाएंगे। इसका गुण देखिए, जनरली सॉफ्ट विद लो मेल्टिंग पॉइंट, सामान्यतः मुलायम निम्न गलनांक वाला होगा। एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, विद्युत रोधी के रूप में काम करता है। ये विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अब आइए अगले पॉइंट पर आते हैं, आयनिक सॉलिड की बात करते हैं, आयनिक ठोस की बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है, ये किससे बना होगा, तो ये आयनों से बना होगा। समझ बात को, नहीं किससे बना है, आयनों से बना है। 3D अरेंजमेंट ऑफ केटायंस एंड एनायंस, धन आयन और ऋण आयन का 3D व्यवस्था। किससे बना हुआ है भाई, धन आयन और ऋण आयन से, केटायन और एनायन से बना है। इसके उदाहरण में कौन आ जाएगा, NaCl आ जाएगा, MgO आ जाएगा, CaCl2 आ जाएगा, Na2SO4 आ जाएगा, KCl हो जाएगा, है ना, ये सब आ जाएंगे। ये सब कुछ उदाहरण हो गए, समझ के बात को ना, ये सब कुछ उदाहरण हो गए जो कि आपका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर में। बाउंड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्सेस, प्रबल स्थिर वैद्युत या कूलम्बिक बल द्वारा बंधे होते हैं। अब मान लीजिए आप ही बताइए कि एक Na+ है और एक Cl- है, तो याद कीजिए एक प्लस और माइनस के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, यही ना कहलाता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जा रहा है। ये हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, ये कठोर होंगे। आप इमेजिन कीजिए नमक को इमेजिन करो, नमक सॉफ्ट है क्या, दबा लीजिएगा उसको, नहीं, वो कठोर है। आप पीटने पर वो टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा, टूट जाएगा। नमक का पत्थर लीजिए, उसको तोड़िएगा तो और वो छोटा होता जाएगा टुकड़ों में, ऐसा नहीं कि पीटने पर चौड़ा हो जाएगा। तो ब्रिटल होगा, भंगुर होता है, कठोर होता है और भंगुर होता है। अगला, वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अत्यधिक उच्च गलनांक और क्वथनांक, है ना, कठोर न है तो क्वथनांक और गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है यानी कुचालक होता है ठोस अवस्था में। क्यों होता है कुचालक, क्योंकि जब ठोस अवस्था में होगा, जब सॉलिड स्टेट में होगा, तो दोनों आयन एक दूसरे को मजबूती से पकड़ सकेंगे। ऐसे में आयन गतिशील नहीं होंगे, आयंस में मूवमेंट नहीं होगा ठोस सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में। लेकिन जब हम इसको पानी में डाल देंगे, जब हम इसको पिघला देंगे, तो बताइए पानी में डाल दीजिएगा, पिघला दीजिएगा, तो Na+ अलग तरीके से गति करेगा, Cl- अलग तरीके से गति करेगा। ये गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि जब द्रव अवस्था में आते हैं तो गति करते हैं, समझ की बात को, पिघल करके उसके कण गति करेंगे। तो इसी कारण से जब द्रव अवस्था में होगा यानी लिक्विड स्टेट में होगा या मॉल्टेन स्टेट में होगा, पिघले हुए अवस्था में होगा, तो ये विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इस दौरान आयन गति कर पाता है। ये सवाल बनता है, समझ की बात को ना, तो इसका आंसर ऐसे करना है। अगला, अगले पॉइंट पर आइए, मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस, क्या कहता है, पॉजिटिव मेटल आयंस इमर्ज्ड इन अ सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मेटल आयन इमर्ज्ड इन सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनात्मक आयन को रख दिया जाता है। ये देखो, ये पूरा इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है यहाँ पर, इसी इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में आप धातु आयन को रख लेते हैं, और धातु आयन चारों तरफ से इन इलेक्ट्रॉनों को, इन धातु आयनों को क्या करता है, पकड़ लेता है। इलेक्ट्रॉन जो है धातु आयनों को चारों तरफ से क्या करता है, सराउंड कर लेता है, ऐसे सराउंड कर लेता है, चारों तरफ से ऐसे सराउंड कर लेता है चारों तरफ से। और जब चारों तरफ से सराउंड कर लेगा तो ऐसे फंस जाएगा, एक जगह पर धातु आयन फंस जाएगा, और इसी प्रकार से हमारे धातु का निर्माण होता है, और इसमें अनंत मात्रा में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण से विद्युत का सुचालक होता है, ठोस अवस्था रहते हुए भी सुचालक। क्यों, क्योंकि इसके संरचना के अंदर में ही अनंत मात्रा में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जो गतिशील है, लगातार गति कर, ठीक है। हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इन धातु के अणुओं को, आयनों को बांध कर रखे हैं, इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, बल है, वो मेटालिक बॉन्ड है, यानी धातु या बंध। क्लियर बात ना, इसके द्वारा बंधे होते हैं। अगला है एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब धातुएं हैं ही तो ऊष्मा का सुचालक होगा, विद्युत का सुचालक होगा।
होगा ना। अगला पॉइंट, हाईली मलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि अत्यधिक आघात वर्धनीय और तन्य होगा। नहीं, पीट पीट करके चौड़ा नहीं कर सकते हैं क्या, खींच खींच कर लंबा नहीं कर सकते हैं क्या, कार नहीं बनाते हो, बनता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर, पोजेजेज कैरेक्टरिस्टिक मेटालिक लस्टर, इसके अंदर में क्या होता है, धातु वाला चमक होगा। चमक नहीं होता है क्या, धातु में चमक होता है ना, तो ये चमक है। अगले सवाल पर, अगले गुण, अगले पर चलते हैं। अगला हमारा कौन है भाई, कोवैलेंट सॉलिड, है ना। कोवैलेंट सॉलिड यानी नेटवर्क सॉलिड, जिसको हम लोग सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। अब ये क्या है, तो ये जब भी दिमाग में आए तो दिमाग में रखिएगा हीरा, हीरा यानी कि डायमंड, ग्रेफाइट। अब आप बचपन से पढ़ते आए हैं हीरा और ग्रेफाइट, याद कीजिए हीरा कितना बड़ा दिखता है, हीरा कितना मजबूत होता है, ग्रेफाइट भी लगभग कठोर होता है ना। हीरा के अंदर की जब हम बात करते हैं तो पहले हीरा पर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ लौटेंगे। हीरा की जब बात करते हैं, डायमंड की बात कीजिएगा, डायमंड की बात करेंगे, डायमंड की बात करेंगे तो कार्बन में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए ध्यान से, और ये चारों के साथ ऐसे संरचना बनाए रखता है, चारों के साथ ऐसे संरचना बनाए रखता है, चतुष्फलकीय और अतदार संरचना बना लेता है। यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के रखता है। अब जो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के रखेगा तो भी ऐसी बात है कि मजबूत बॉन्ड बनेगा, है ना, और कठोर बनेगा, फ्री नहीं रहेगा, कठोर होगा। यहाँ हर कार्बन का अगर संकरण पूछा जाएगा तो sp3 होगा, हर कार्बन का संकरण sp3 होगा, और चारों मजबूत चतुष्फलकीय संरचना बना करके रखेगा हर कार्बन। इसी कारण से ये क्या है, आपका कठोर है, यानी हार्ड है, रिजिड है। ये कुचालक है, यानी कि इंसुलेटर है, इंसुलेटर। और वहीं जब इधर आ जाइएगा तो इधर में आ जाएगा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि हर कार्बन में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड करने के लिए, लेकिन ग्रेफाइट के दौरान सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे स्वतंत्र रहता है, ऐसे चौथा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है तो सामने से जगह खाली है, जगह खाली है तो मुलायमपन आ जाएगा, मुलायम हो जाएगा, यानी सॉफ्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री है तो गति करेगा, और गति करेगा तो ये बन जाएगा सुचालक, कंडक्टर बन जाएगा। आई बात समझ में। यहां पर हर कार्बन का संकरण क्या होगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। आ रही बात समझ में। ये कार्बन और ग्रेफाइट के बीच में मूल अंतर हो गया। ओके, और यही कार्बन और ग्रेफाइट जो है हमारा सहसंयोजक ठोस है, कोवेलेंट सॉलिड। तो ये बहुत बृहद संरचना बनाता है, बृहद, बहुत बड़ा, एकदम जाल की तरह। इसी कारण से इनको हम लोग नाम क्या देते हैं, तो इनको हम लोग नाम देते हैं नेटवर्क सॉलिड। इनको नाम क्या देंगे, नेटवर्क सॉलिड, यानी कि नेटवर्क ठोस। आपसे पूछा जाता है कि नेटवर्क ठोस क्या होता है, तो आप कहेंगे कि हीरा और ग्रेफाइट जैसी संरचनाएं जिसमें कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़ करके एक बृहद जाल नुमा संरचना का निर्माण करती है, इसे हम लोग नेटवर्क ठोस कहते हैं। क्लियर बात ना, इसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और चूंकि बृहद संरचना बनाएगा तो भी सी बात है कि क्वथनांक और गलनांक कुछ होगा, जिसमें ये लगभग क्या होंगे, कुचालक होंगे। ग्रेफाइट अपवाद रहेगा, ग्रेफाइट मुलायम रहेगा और सुचालक होगा। इसके अलावा बाकी सभी नेटवर्क सॉलिड यानी नेटवर्क ठोस
कुचालक होंगे और कठोर होंगे, क्वथनांक गलनांक ऊंच होगा। क्लियर है बात? चलो अब यहाँ अब स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ लिया जाए। स्टेटमेंट कहता है कि कंटिन्यूअस 3D नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, सहसंयोजक आबंधों का निरंतर 3D नेटवर्क, ऑल्सो नोन एज जायंट मॉलिक्यूल्स, विशाल अणुओं के रूप में भी जाने जाते हैं, एक्सट्रीमली हार्ड विद इनक्रेडिबली हाई मेल्टिंग पॉइंट, अत्यंत कठोर और अत्यधिक उच्च गलनांक वाले होते हैं, डायरेक्शनल बॉन्ड लॉक एटम स्ट्रिक्टली इन प्लेस, दिशात्मक आबंध परमाणुओं को उनके स्थान पर मजबूती से बांध देता है, सहसंयोजक आबंध है ना। ओके अगले पर आइए। तो मोस्टली इंसुलेटर, एग्जाम्पल डायमंड, अधिकतम क्या हो गया, मुख्यतः क्या होंगे, विद्युत रोधी होंगे, विद्युत रोधी होंगे। एक्सेप्शन में ग्रेफाइट एज सॉफ्ट कंडक्टर, ग्रेफाइट एक मुलायम सुचालक। अच्छा इसके उदाहरण में SiC भी होगा और SiO2 भी होगा, इसी के उदाहरण में। क्लियर है बात ना, सहसंयोजक के ही उदाहरण होंगे, कोवैलेंट के। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब आंतरिक संरचना की ओर चल रहे हैं कि एक ठोस का आंतरिक संरचना क्या हो सकता है, उस पर चल रहा है। तो उस पर जब चल रहे हैं तो उसमें हमको पढ़ना है 2 पॉइंट, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस का अर्थ क्या है? क्रिस्टल लैटिस का अर्थ है कि जो अंदर का पूरा एक संरचना, एक ठोस का अंदर का पूरा संरचना, उस पूरे संरचना को हम लोग नाम क्या देते हैं, क्रिस्टल लैटिस नाम देते हैं। क्लियर है बात ना, उस पूरे संरचना को क्रिस्टल लैटिस नाम देते हैं। आइए थोड़ा हम ट्राई करते हैं उसको यहाँ पर बनाने का। नहीं आओ थोड़ा, तुम लोग कहते हो नहीं बनता है, चलो बनाने का कोशिश करो। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, गड़बड़ा रहा थोड़ा ना, लेकिन ये चार हो गया। ऐसा ही बनता है, यही है ना क्रिस्टल लैटिस, यही है क्रिस्टल जाल। क्लियर है बात ना, हाथों से बना दे क्या, चलो बना के देखते हैं। चलो लाइन लेते हैं ना, सीधा सीधा लाइन, सीधा सीधा लाइन लेंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। चलो एक लाइन सीधा, फिर एक लाइन सीधा, बड़ा अच्छा बन रहा है ना, बचपने से हम कलाकार हैं ना। ऑनलाइन पढ़ाना वन ऑफ द टफेस्ट वर्क है। कोई दूर से देखेगा तो कहे कि अकेले पागल घूमते रहते हैं। ये हो गया, देखे बन गया ना, इसी को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक। बना लिए, पहले वाला से तो ज्यादा अच्छा हम बना ना, इससे ज्यादा अच्छा बना लिए। देखो तो ज्यादा मजेदार बना है मेरा वाला, हम थोड़ा ज्यादा अच्छा आदमी है ना। अब इसमें आप देखिए, गौर कीजिए कि इसमें भी आप देख रहे हो ना, तो इसमें एक संरचना देखो जो बार बार रिपीट हो रहा। चलो लाल रंग ले लेते हैं, लाल रंग में इसको हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। लाल रंग अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ा और ब्राइट कलर लेना पड़ेगा, तो व्हाइट वाला चलो लेते हैं। ये देखो, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर
बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो ये पूरा जो है क्रिस्टल जालक है, लेकिन ये वाला जो संरचना है, ये वाला जो संरचना है, इसको हम लोग कहेंगे यूनिट सेल, यानी कि इकाई सेल। हिंदी में हर सही दीर्घई आप थोड़ा संभाल लीजिए। इकाई सेल जिसको हम कहते हैं एकक कोशिका। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एकक कोशिका लिखा मिलेगा, ऐसे जनरली इकाई सेल कह दिया जाता है। और ये जो पूरा संरचना है यह है क्रिस्टल लैटिस, जिसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टल जालक। इस पॉइंट पे हम थोड़ा ज्यादा समय ले लिया आपका, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अब थोड़ा सा इसको हम अलग अलग पॉइंट से कर देते हैं। ये देखो, ये जितने भी पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को कहा जाएगा क्रिस्टल जालक, जालक बिंदु, जालक बिंदु। इंग्लिश में लैटिस पॉइंट, जिसको लैटिस साइट भी कह सकते हैं। यहां पर कौन उपस्थित होगा? एटम, मॉलिक्यूल या आयन, परमाणु, अणु या आयन। आ रही बात समझ में ना? या आयन, या आयन ये मौजूद होते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अब आइए अपने परिभाषा वगैरह पर और आइए पढ़ लेते हैं। क्या कहता है क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टल जालक के बारे में? रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, अंतरिक्ष में बिंदुओं का नियमित व्यवस्था, यानी कि जो त्रिविमीय व्यवस्था है, पूरा जो संरचना है परमाणुओं का, अणुओं का या आयनों का, या ये कह लो कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, अवयवी कणों का, उसी को हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। लैटिस पॉइंट, ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जालक बिंदु, जैसा कि हम यहाँ पर बताए थे पिछले बारे में, जालक बिंदु, प्रत्येक बिंदु एक संघट कण का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि हर एक जालक बिंदु पर एक कण मौजूद होगा। वह कण परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, याद रखिएगा। यूनिट सेल क्या है भाई? यूनिट सेल की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट बेसिक रिपीटिंग यूनिट ऑफ लैटिस, एकक कोशिका जिसको इकाई सेल भी कहते हैं, जालक की सबसे छोटी मूल पुनरावृत्ति इकाई, जिसके बार बार जुड़ने से पूरे आपके क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्लियर बात ना? क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। जनरेट्स द इंटायर क्रिस्टल लैटिस व्हेन रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। यहाँ पर संरचना आपको दिख रहा है और हम इधर पीछे में भी आपको बना करके यहाँ पर दिखा दिए कि ये जो भी संरचना दिख रहा है कि एक ये बना, दो बना, तीन बना, चार बना, और इसी के जुड़ने से लगातार हमारा पूरा क्रिस्टल जालक बन रहा, तो हम इसको नाम दे दिए इकाई सेल। कैरेक्टराइज्ड बाय 3 एज लेंथ एंड 3 एंगल्स। पूछा जाएगा कि पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल क्या है, इकाई सेल का मापक क्या है? तो 3 भुजाएं है ना, 3 एज लेंथ, ठीक है, 3 भुजा यानी 3 एज लेंथ, जिसको ए, बी और सी के नाम से जाना जाएगा, और उनके बीच के 3 एंगल, अल्फा, बीटा और गामा, जिनको अक्षीय कोण कहा जाएगा, एक्सियल एंगल कहा जाएगा। देयर आर 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। द फर्स्ट 3 इज 3 axial length या edge length A, B, C, and the 3 axial angles which lies between the edge length, that is alpha, beta and gamma. क्लियर है बात ना? 3 अक्षों की लंबाई और 3 अक्षीय कोण होते हैं, यानी 6 पैरामीटर है, 6 मापक है। ओके ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इकाई सेल के कितने प्रकार होते हैं उस पर चर्चा करना है। इकाई सेल मूल रूप से कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि आदिम। आदिम की जगह पर आप आद्य लिख लेना, या सरल आपने पढ़ा होगा। और दूसरा होता है केंद्रित इकाई सेल, केंद्रित, है ना? आद्य
या उसको सरल कहिए और एक केंद्रित हो जाएगा, दो प्रकार का। हम आद्य यानी प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल किसको कहेंगे? हम उसको कहेंगे, यहां पर पहले तो हम पेन बदल लें, इस पेन से मजा नहीं आ रहा। हाँ, पहले आप देखो यहां पर, तो प्रिमिटिव यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर पोजीशन। आदिम नहीं, सरल इसको लिखिएगा बार बार, सरल एकक कोष्टिका कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे में फोटो बनाया गया, सिर्फ कहाँ मौजूद है? कोने पर मौजूद है, सिर्फ कोने पर मौजूद है, तो हम कह देंगे कि यह हमारा क्या है? एकक कोष्टिका है। कौन सा? सरल वाला, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ईच कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूट्स एग्जैक्टली 1/8 ऑफ द यूनिट सेल। हर कॉर्नर पर मौजूद एक एटम जो है वह कितने भागों में बटा होता है? 8 भागों में। तो इस कोने पर वाला मौजूद एक एटम का कितना हिस्सा इसके पास आएगा? 1/8। तो टोटल कितने कोने पर एटम है? 8 है। तो 8 गुने कर देंगे 1/8, यानी कि टोटल कितना परमाणु या टोटल कितना एटम आ जाएगा? 1। कोई पूछेगा कि एक सिंपल यूनिट सेल में टोटल कितने एटम हो सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 1 है। 8 कॉर्नर, 8 पर मौजूद है एक एक परमाणु, लेकिन सभी परमाणु 1/8 भाग में बटा होता है। क्लियर है बात? ठीक। आगे सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें कोना पर तो परमाणु होगा ही, जैसे देखिए यहाँ कोना पर है, 8 कोना पर परमाणु, उसके साथ देखिए एक बीच में, तो कोना पर तो होगा, कोना के साथ साथ और किसी पोजीशन पर होगा, तो हम कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है ना? अदर स्पेसिफिक पोजीशन, केंद्रित एकक कोष्टिका कोनों के साथ साथ अन्य विशिष्ट स्थानों पर भी कण उपस्थित होता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स अफेक्ट, ये सब अलग बात है, आगे हम बात करेंगे इस पर। फिलहाल कहानी में आगे चलिए, और अब सेंटर्ड यूनिट सेल का ये प्रकार जान लेते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि केंद्रित एकक कोष्टिका के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। पहला बॉडी सेंटर्ड अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड यानी अंतः केंद्रित इकाई सेल, इसमें कहां कहां परमाणु होगा? तो सब कोना पर तो होगा ही, कोना पर तो है ही, इन कोनों के साथ साथ इस बीच के केंद्र पर भी, समझ के बात को ना, इस बीच के केंद्र पर भी, यहां भी। तो हम कहेंगे कि ये हमारा पिंड केंद्रित होगा, यानी कि कोनों के साथ साथ जब इकाई सेल में परमाणु कोनों के साथ साथ पिंड के केंद्र पर भी यानी कि बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट हो, तो हम कहें कि वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। इसी को आगे चल के बीसीसी के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है बात ना? बीसीसी के नाम से जाना जाएगा, पार्टिकल्स एट कॉर्नर +1 एट बॉडी सेंटर। जालक बिंदु कोने पर प्लस अंतः केंद्र पर। यहां टोटल अगर परमाणुओं का संख्या जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि कोना पर 8 गुने 1/8 प्लस जो ये केंद्र में है वो अकेले इसी के पास रहेगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। यानी कि बीसीसी में कुल कितने परमाणु होंगे? 2 होंगे। ठीक है, अगले पर आइए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड को हिंदी में फलक कहते हैं, फलक केंद्रित कहेंगे इसको, फलक केंद्रित कह लीजिएगा। तो इसमें कहां कहां होगा? तो कोना पर तो होगा ही, कोना के साथ साथ सभी फलकों के केंद्र पर होता है। टोटल 6 फलक होता है। एक डाइस आपने देखा होगा जो यूनिट सेल, वही डाइस आपका यूनिट सेल है। तो 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक यानी 6 फेसेस पर होगा। इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु कितना, तो जो कोना पर है वो 1/8 और जो फलक पर है वो 2 भागों में बटा होता है। तो 6 गुने 1/2, 3 बार में कट जाएगा, और 8 से 8 एक बार में, तो 3 हुए 4। यहाँ टोटल कितने परमाणु? 4 परमाणु। हालांकि और आगे डिटेलिंग किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी समझाते चल रहा है। देखो ओवरव्यू हम करा रहे हैं, हम एकदम बेसिक से नहीं बता रहे, हम ओवरव्यू करा रहे, रिकैप करा रहे हैं। आप चैप्टर पढ़े हुए हैं, हम आपको मेमोराइज करा रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम स्पष्ट ये बात कर दे रहे हैं। ठीक है ना? इंड केंद्रित यानी कि अंत्य केंद्रित, इसको अंत मत लिखिएगा, इसको अंत्य लिखा जाता है। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, इसमें कहा होगा? तो कॉर्नर पर तो होगा ही, 8 कॉर्नर पर, साथ साथ किसी भी 2 अपोजिट फेसेस पर होगा, 2 विपरीत फलकों पर होगा। या तो ऊपर नीचे हो सकता है, या दाएं बाएं, या आगे पीछे वाले। इसमें अगर पूछा जाए परमाणुओं का संख्या कितना होगा, तो 8 गुने 1/8 प्लस 2 फेस पर है,
यानी फलक पर तो 2 गुने 1/2, 2 से 2 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो एक यहाँ, टोटल कितना हो गया 2, है ना। इंड सेंटर्ड पर कितना होगा 2, एफसीसी में कितना होगा 4, बीसीसी में कितना होगा 2 होगा। ओके ना। चलिए आइए अब थोड़ा आगे आपको डिटेलिंग मिल जाएगा इन सभी बिंदुओं का। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इन इंड सेल, एकक कोष्टिकाओं में परमाणुओं का संख्या। यहाँ पर देखिए मानक गणना विधि, सिंपल क्यूबिक में यानी कि सरल वाले में कोना पर मौजूद 8 भागों में बटा है, तो जेड बराबर 8 गुने 1/8, तो कितना हो गया 1 हो गया। बीसीसी में कितना हो जाएगा, तो बीसीसी में भाई अंतः केंद्रित में जेड बराबर कोना पर तो होगा, साथ साथ पिंड में होगा, तो कोना वाला 8 गुने 1/8 प्लस 1 गुने 1, है ना, एक गुना है 1 गुने 1, तो कितना हो जाएगा टोटल 2 हो जाएगा। एफसीसी की जब बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जेड बराबर 8 गुने 1/8, अब फलक पर टोटल 6 होता है, तो 6 गुने 1/2, तो टोटल जोड़ जाकर कितना आ जाएगा 4। एफसीसी में 4 होगा, बीसीसी में 2 होगा, सिंपल यानी कि सरल वाले में 1 होगा, और कभी इंड सेंटर्ड यानी अंत्य केंद्रित का बात कर देगा तो वहां भी कितना होगा 2 होगा। ओके, फ्रैक्शनल कंट्रीब्यूशन यानी कि किस जगह पर कितना परमाणु एक इकाई सेल में रहता है वो देख लीजिए। तो कॉर्नर एटम यानी कोने का परमाणु कितने भागों में बटा होता है, 1/8 भागों में। फलक पर उपस्थित परमाणु कितने भागों में, 1/2 भागों में। बॉडी सेंटर्ड यानी कि अंतः केंद्र पर उपस्थित पूरा का पूरा इसी का होता है। और एज पर यानी कि एज मतलब लाइन पर, तो लाइन पर जो मौजूद होगा वो कितने भागों में, 4 भागों में, 1/4 भाग में। क्लियर होगी बात ना। ठीक है, परमाणुओं का संख्या देख लिए। अब चलिए और आगे चला जाए। अगला कहानी है कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उप सहसंयोजन संख्या का चर्चा। जब उप सहसंयोजन संख्या का चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किसका, फलक केंद्रित का। ठीक है ना, फलक केंद्रित का चर्चा करते हैं, सॉरी सरल का। सरल में उप समझ लो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उप सहसंयोजन संख्या क्या है, आस पड़ोस का संख्या। जैसे मान लो ऐसे हम 3 परमाणु बनाए, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा हम कलर बदल देते हैं, ये बीच वाला परमाणु। कोई पूछेगा ये बीच वाले परमाणु का उप सहसंयोजन संख्या कितना है ना, ये जो पीला वाला बना है, तो बोलिएगा 2। क्यों 2 है भाई, क्योंकि इसको 2 तरफ से परमाणु टच कर रहे हैं, तो इसका उप सहसंयोजक संख्या 2। और अगर एक नीचे होता है एक ऊपर भी होता है तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। यही है उप सहसंयोजक संख्या, यानी किसी एक एटम को टच करने वाले अगल बगल के एटम्स का संख्या, किसी एक परमाणु को स्पर्श करने वाले अगल बगल के परमाणुओं की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं, है ना। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स ऑफ एन स्पेसिफिक एटम व्हिच टचेज। क्लियर है बात ना। ओके, तो अगर सरल की बात करेंगे तो सरल को कितने टच कर रहे होंगे, 6, तो उप सहसंयोजन संख्या इसका कितना हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है। बीसीसी का अगर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, है ना। उप सहसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और अगर एफसीसी का पूछा जाएगा कितना होगा तो बोलना हमेशा 12 होगा। एफसीसी को कितने टच कर रहे होंगे, 12 टच कर रहे होंगे। क्लियर है बात ना, ठीक है। एफसीसी या एचसीपी दोनों, इसको कितने टच कर होंगे, 12। अब आइए कहानी पर आगे चले। अब आइए क्लोज पैकिंग यानी ठोसों में संकुलन या ठोसों में निबिड़ संकुलन या ठोस में पैकिंग, इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्लोज पैकिंग तो निकटतम संकुलन। क्लोज पैकिंग की जब बात हम कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, तो द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिविंग मिनिमम एम्प्टी स्पेस, है ना। कि लक्ष्य क्या है, अधिकतम स्थान का उपयोग और न्यूनतम रिक्त स्थान। पैकिंग का अर्थ यही होता है कि जब भी आप डिब्बा पैक कर रहे होंगे या बक्सा पैक कर रहे होंगे या कुछ भी पैक करो, हाँ पेटे पैक करते हो तो पेट पैक करते वक्त पूरा एकदम भर पेट खाते हैं, जब तक थक न जाए, पेट का पूरा डब्बा भर न जाए तब तक खाते हैं, है ना। तो ये खाते इसीलिए हम लोग ताकि पूरा डब्बा भर जाए, इसी को पैकिंग कहते हैं। ओके ना। अब पैकिंग 3 प्रकार से किया जाएगा, कैसे कैसे, 1D यानी 1 विमा में, 2D यानी 2 विमाओं में, 3D यानी 3 विमाओं में, ऐसे किया जाएगा पैकिंग। ओके, और इसी पैकिंग की क्षमता को हम लोग कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता। किसी एक क्रिस्टलीय संरचना के अंदर में परमाणुओं के द्वारा घेरा गया जो कुल स्थान है उसको प्रतिशत में दिखाना हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, यानी संकुलन क्षमता कहते हैं। क्लियर है बात।
तो हम लोग पहले 1D पढ़ेंगे, फिर 2D पढ़ेंगे, फिर 3D पढ़ेंगे। क्लियर है बात? तो अब क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन की चलिए बात कर लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है ये कि जब आप 1 डायमेंशन की बात करते हैं तो 1 डायमेंशन का अर्थ होता है कि किसी एक एक्सिस के अलोंग, चाहे तो x हो, y हो या z हो, किसी एक एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, है ना। आप ऐसा मान कर चलिए कि ऐसे, जैसे मान लीजिए एक एक्सिस के अलोंग ऐसे सीधा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, ये देखिए सीधा ऐसे, तो इसको हम 1 डायमेंशनल पैकिंग कहेंगे। जब एक एक्सिस के अलोंग हो, यानी कि एक दिशा में हो, तो हम कहेंगे 1 डायमेंशनल या एक विमीय निकटतम संकुलन, ठीक है। एक पंक्ति में गोलों की व्यवस्था। इसमें आप देखिए एक परमाणु को कितने परमाणु टच कर रहे हैं अगल बगल से, तो एक परमाणु को टोटल कितने परमाणु टच कर रहे हैं? 2, एक इधर में और एक इधर में, 2 परमाणु टच कर रहे हैं। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि उप सहसंयोजन संख्या क्या होगा, है ना, उप सहसंयोजन संख्या क्या होगा, तो हम लोग कितना नाम दे देंगे? 2 होगा, क्योंकि इसको कितने परमाणु टच कर रहे हैं? 2 टच कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 टच कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सहसंयोजन संख्या कितना बोल देंगे? 2 बोल देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब आइए क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, यानी 2 विमाओं में निकटतम संकुलन, ठीक है, द्विविमीय पैकिंग इसको कहते हैं। इसमें 2 प्रकार से किया जाता है। एक को कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी वर्ग निबिड़ संकुलन। इसमें क्या होता है कि जितने भी हम ये लेयर बनाते हैं, या जितने भी ये रो या कॉलम रखते हैं, या जितनी भी ये पंक्तियां हैं, ये सब एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगे। यहाँ देख रहे हो ना, सब एक दूसरे के सामने। मान लो अगर हम पहले पंक्ति को ए मान रहे हैं तो दूसरा भी ए होगा, तीसरा भी ए होगा, चौथा भी ए होगा। क्लियर है बात ना? ये पंक्तियां इस प्रकार से, और इसी कारण से इनका पैकिंग टाइप क्या बन जाता है? ए बन जाता है। जब पूछा जाएगा कि पैकिंग का प्रकार क्या है तो क्या बोलिएगा? ए पैकिंग का प्रकार है, ठीक है ना। ओके, इसका अगर पूछा जाए कि उप सहसंयोजन संख्या कितना है, तो भाई कितना है उप सहसंयोजन संख्या? देखो तो कितने परमाणु इसको टच कर रहे हैं? 4 टच कर रहे हैं। हर एक परमाणु को कितने परमाणु टच कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं। इसी कारण से हम लोग उप सहसंयोजन संख्या कितना बोलेंगे? 4 कहेंगे। किसी भी एक परमाणु को उठा करके देख लीजिए कितने परमाणु टच कर रहे हैं, तो 4 देखिए। जैसे इसकी बात कीजिए तो 1 2 3 1 ऊपर 4, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी वर्ग निबिड़ संकुलन, जिसमें परमाणुओं की सभी पंक्तियां एक दूसरे के ठीक आमने सामने हो। ओके, दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम लोग षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसमें पैकिंग का जब देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये देखो, ये मान लो ये है मेरा ए, अब इसके ऊपर में जो रखा गया है वो देखो तो इस परमाणु और इस परमाणु, इन दोनों एटम्स के देखिए तो बीच वाली जगह पर रखा गया है कि नहीं, ये वाला परमाणु, ठीक है ना। फिर वैसे ही देखिए इन दोनों के बीच में ये और इसके बीच में देखिए ये वाला रखा गया है। सिमिलर देखो नीचे वैसे ही रखा गया है। फिर आगे बढ़े तो ठीक वैसे ही रखा गया। तो हम कहेंगे कि ए बी, फिर ए फिर बी, नहीं ऐसे ही ना आएगा, ए बी, तो ए बी। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये देख पाए तो पैकिंग हमको किस तरह का दिखा, तो ए बी पैकिंग दिखा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय पैकिंग में अगर कोई पूछे ये सवाल आपसे कि बताइए कि इसमें जो पैकिंग हो रहा है इसका उप सहसंयोजन संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 6। क्यों 6 होगा भाई? क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो इस स्पेसिफिक परमाणु को देखिए कितने टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 टच कर रहे हैं। तो उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर होगी बात ना? ठीक। तो ये आपका 2 डायमेंशनल पैकिंग यानी कि 2 विमाओं वाले पैकिंग, द्विविमीय पैकिंग में आपका ये काम हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल में, त्रिविमीय या 3 विमीय निबिड़ संकुलन में। इसमें हम लोग 2D का यानी 2 डायमेंशनल का लेयर लेंगे। क्लियर बात ना? लेयर लिया करेंगे। स्टैकिंग 2D लेयर्स,
2D लेयर लेंगे, जिसमें एक लेंगे वर्गाकार वाला और एक बार लेंगे षटकोणीय वाला, और उसी के हिसाब से बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहला समझिए आप कि इसमें जो अगर हम वर्गाकार वाला लेंगे तो परमानेंट वर्गाकार वाला बनेगा, वर्गाकार ही बनेगा। अगर यहाँ पर हम पेज लेकर के आपको समझा दें, आपको हम पहले उसको समझा देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये होगा वर्गाकार, ऐसे सारे गोले एक परत हो गया, वर्गाकार का गोला परत हो गया। अब इसी के ऊपर में दूसरा परत रख दिया जाएगा, इसी के ऊपर में तीसरा परत रख दिया जाएगा, इसी के ऊपर में चौथा परत रख दिया जाएगा, है ना, इसी के ऊपर में तीसरा परत रख दिया जाएगा, ऐसे। तो पहले लेयर के ठीक ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ठीक ऊपर तीसरा, तीसरे के ठीक ऊपर चौथा, ऐसे रखा जाएगा। तो जब इसका पैकिंग प्रकार आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे ए। पैकिंग प्रकार क्या रहेगा? ए रहेगा। पैकिंग प्रकार हमेशा क्या रहेगा? ए रहेगा। क्लियर है बात ना? पैकिंग प्रकार ए रहेगा। लेकिन फिर कहानी और इसमें बदलता है, और इसमें आता है और दो प्रकार, ठीक है। देखिए कौन सा, दो बनता है इसमें। एक को हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। आप बोलेंगे 2D में तो पढ़े ही थे। हाँ 2D में तो पढ़े ही थे, लेकिन अब 3D पढ़ रहे हैं, है ना, त्रिविमीय पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी दो प्रकार बनेगा, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक होगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी कि घनीय निबिड़ संकुलन। क्लियर है बात ना? घनीय CCP को ही FCC भी हम लोग कहते हैं। आइए इसको समझते। इसमें क्या होगा, नीचे पहला एक षटकोणीय परत लिया जाएगा, यानी हेक्सागोनल लेयर लिया जाएगा, और उसके ऊपर में फिर रखा जाएगा। ओके ना? अब आइए हम आपको इसको समझाते हैं उदाहरण से। इसको हम बना करके, अगर हम मेरे पास वैसा हो लेयर तो हम आपको बना करके चलिए दिखाते हैं। चलो इसको लेते हैं ना, इस पर बनाकर दिखाते हैं आपको। देखिए, नहीं ये षटकोणीय नहीं, ये षटकोणीय नहीं है। और देख लेते हैं अगर है अपने पास तो। वैसा आकृति नहीं है वैसा अपने पास, ओके ना। चलो वैसा नहीं है तो हम लोग चर्चा यहाँ कर लेते हैं, अपने से बना लेते हैं। देखो तो बनाते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसमें अगर हम एटम यहाँ पर परमाणु दिखा दें, यहाँ परमाणु दिखा दें, यहाँ दिखा दें, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, ठीक है। ये बीच में रहेगा, ये सभी एटम्स, ये सभी परमाणु, ओके ना। ये सभी एटम्स हैं। इसके बीच में हम लोग यहां पर, चलिए अगर यहां पर रखें ऐसे, तो अगर हम पहले लेयर को A मान रहे हैं तो दूसरा लेयर B बन गया, तीसरा लेयर A बन गया। फिर देखो तो A की तरह सेम रिपीट हो रहा है ना, A की तरह सेम रिपीट हो रहा है। फिर नीचे आएगा B, तो ये जो AB का पैटर्न चलेगा तो इसको हम लोग कहेंगे HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसको HCP के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसका पैकिंग प्रकार क्या हो जाएगा? AB होगा। क्लियर बात नहीं? इसको हम लोग क्या नाम देंगे? AB नाम देंगे, ओके। वहीं फिर आगे बढ़िएगा तो इसमें एक और बीच में एक और परत डाल दीजिए, ठीक है ना। और अब अगर यहीं हम लोग एक बीच में लेयर डाल दें, यहां पर मानकर चलिए कि ऐसे लेयर यहाँ पर रख लिया जाए, इस प्रकार से एक और लेयर,
समझ के बात को ना। तो अब ये जो बन जाएगा, अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इस लेयर को कहेंगे बी, इस लेयर को कहेंगे सी। तो ऐसे बन जाएगा एबीसी वाला लेयर। और जब एबीसी वाला लेयर बन जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे सीसीपी। इसका पैकिंग प्रकार क्या हो जाएगा, एबीसी, ये पैकिंग प्रकार बन जाएगा। क्लियर होगी बात ना, ये इसका पैकिंग प्रकार हो जाएगा। तो हम लोगों के पास आइए, यहां पर आपको दिख रहा है सामने पैकिंग प्रकार एबी, ठीक है। उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा, 12 होगा। उप सहसंयोजन संख्या चाहे एचसीपी हो या सीसीपी हो, दोनों कंडीशन है 12। आप देखिए तो इस वाले गोले को देखो, इसको 6 इधर से टच कर रहे हैं, ठीक है, 3 नीचे से टच करेगा, और फिर ऊपर में जाएगा तो फिर एक बी लेयर होगा, समझ रहे बात को ना। तो बी वाला फिर ऐसा ही 3 ऊपर होगा। तो टोटल कितने, 3 ऊपर से 3 नीचे से 6, और 6 इसके पैरेलल में, तो 12, ठीक है ना। सीसीपी हो या एचसीपी, दोनों कंडीशन में टोटल कितने हो जाएंगे, 12। यहां भी उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा, 12 होगा। उप सहसंयोजन संख्या कैसा होगा, 12 होगा। क्लियर है बात ना, ये सीसीपी। अब आइए इनके संकुलन क्षमता की ओर बढ़ते हैं। संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता कहते किसको है, तो संकुलन क्षमता का अर्थ है कि मान लीजिए ये परमाणुओं के द्वारा एक क्रिस्टल बनाया गया, ऐसे क्रिस्टल बनाया गया। अब इस क्रिस्टल में आप गौर से देखो तो खाली जगह बच रहा है कि नहीं बच रहा, गौर कीजिए। देखो तो ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। यानी कोई भी एक क्रिस्टल अगर हम बनाएंगे तो 100% तो भरा नहीं होगा, कुछ जगह उसमें खाली होगा। तो जो जगह खाली है, तो एक क्रिस्टल में कितना जगह परमाणुओं के द्वारा यानी एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, 100% स्पेस में कितना प्रतिशत घेरा गया है, उसी को रिप्रेजेंट करना पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है, पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है, हिंदी में संकुलन क्षमता कहते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर जो सूत्र होता है वो होता है, अगर इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम्स इनटू जेड लिखा जाता है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम हो गया, बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और इनटू 100। हिंदी में लिखिएगा संकुलन क्षमता बराबर परमाणुओं का आयतन बटा सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन नहीं, इकाई सेल का आयतन गुना में यहाँ क्या हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा प्रतिशत। क्लियर बात नहीं, यही ना तरीका है। ओके, तो यहाँ पर निकाला गया है, हम डायरेक्ट वैल्यू आपको बता रहे हैं, पूरा प्रक्रिया नहीं बता रहे, पूरा प्रक्रिया आपकी कॉपी में जरूर होगा, ठीक है। एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी, इन सब का जो आपका संकुलन क्षमता होगा कितना, 74%। तो खाली जगह कितना हो जाएगा, 26%। खाली जगह कितना है, 26%। बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल में, बीसीसी में घेरा गया जगह परमाणु के दौरान यानी कि पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता कितना है, 68%। तो ये खाली जगह कितना हो गया, 32%, ठीक है। सरल घनीय इकाई सेल यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में भरा हुआ जगह है 52.4, लगभग 52 आप मान कर चलिए, और इसको अगर परसेंटेज में देखें तो 47.6% खाली रह गया, ठीक है। यहाँ एक और रिलेशन आपको याद रखना है, ये देखिए ए और 2R, ए और आर का रिलेशन। ए का अर्थ क्या होता है, ए है एक इकाई सेल के अक्ष का लंबाई यानी एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ये, और एटम्स, तो एटम्स और इस एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, अलग अलग में। तो एफसीसी, सीसीपी या एचसीपी तीनों में क्या है, ए इक्वल टू 2√2R।
BCC में कितना, A इक्वल टू 4r/√3 और सिंपल वाले में A इक्वल टू 2r। तो अगर आपको त्रिज्या दिया रहे, रेडियस दिया रहे एटम्स का, तो आप उसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ पर उसकी मदद से यहाँ पर आप उसका एज लेंथ निकाल सकते हैं, यानी अक्ष की लंबाई निकाल सकते हैं, है ना, अक्षीय लंबाई आप उसका निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात। ये पैकिंग एफिशिएंसी का कहानी हो गया। पैकिंग एफिशिएंसी का जब कहानी खत्म हो जाता है तब हम लोग आते हैं वॉइड्स इन क्रिस्टल पर, यानी कि क्रिस्टल जालक में रिक्तियाँ। क्रिस्टल जालक में रिक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, ठीक है ना। जनरली कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, ठीक है। इम्पटी इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन क्लोज पैक्ड स्फीयर, जो पूरा संरचना है उसमें जो खाली स्थान है उसी के बीच के खाली स्थान को हम लोग रिक्तियाँ कह रहे हैं, इंग्लिश में वॉइड्स कहते हैं। 2 तरह के, टेट्राहेड्रल वॉइड जिसको चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, ये कितने परमाणुओं के बीच में बना होता है, तो नीचे के लेयर का, नीचे के सतह का 3 परमाणु यानी 3 एटम, और सेकेंड लेयर जो आता है उसका 1 एटम के बीच में जो बना हुआ वॉइड होगा, जो रिक्ति होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति यानी टेट्राहेड्रल वॉइड। फॉर्म्ड व्हेन अ स्फीयर रेस्ट इन द डिप्रेशन ऑफ 3 अंडरलाइंग स्फीयर सराउंडेड बाई 4 स्फीयर। कई बार आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड का, है ना, या उपसंयोजन संख्या बताइए, तो कितना बोलिएगा, 4 बोलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 परमाणुओं के बीच में बनता है। यही उसका स्ट्रक्चर देखिए, 3 नीचे से है और 1 क्या हो जाएगा, ऊपर से, तो ये बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं, यानी अष्टफलकीय रिक्ति की बात करते हैं, तो ये कितने परमाणुओं के बीच में बनता है, 6 परमाणुओं के बीच में। याद रखिएगा कैसे बनेगा 6 परमाणुओं के बीच में, यहां ध्यान देना ना, देखो हम इसको बना देते हैं यहाँ, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो ग्रीन ले लेते हैं। ये जो यहाँ खाली स्थान बना, इसको हम रेड कर देते हैं ना, आसानी से दिखेगा। ये जो खाली स्थान दिख रहा, यही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो नीचे वाला देखिए 3 रेड है, 1 2 3 पीला वाला, और ऊपर से देखिए तो 3 ग्रीन वाला है, एक ये वाला ग्रीन वाला, एक ये ग्रीन और एक ये ग्रीन। टोटल कितने के बीच में, 6 के बीच में। तो जब 6 एटम के बीच में जो बनने वाला वॉइड है यानी रिक्ति है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी अष्टफलकीय रिक्ति। क्लियर है बात ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी अष्टफलकीय रिक्ति कितने के बीच में बन रहा, 6 के बीच में बन रहा। तो इसका उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आइए इसमें कुछ कुछ बात है। अब हर एक परमाणु के साथ जुड़े हुए टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, यानी कि एक परमाणु के साथ चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो जब इस पर बात कीजिएगा तो इफ द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स, यानी कि अगर परमाणुओं की संख्या n हो, अगर परमाणुओं की संख्या n हो तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होगा और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितना होगा, n होगा। ठीक है ना। अगर एक परमाणु है तो उसके साथ 2 चतुष्फलकीय रिक्ति लगे होंगे यानी टेट्राहेड्रल वॉइड लगा होगा, और अगर एक परमाणु है तो उससे 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड लगा होगा। क्लियर होगी बात ना, 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड लगा। ठीक है, अगर एक परमाणु है तो उसके साथ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड यानी चतुष्फलकीय रिक्ति, और अगर एक परमाणु है तो उसके साथ 1 अष्टफलकीय रिक्ति। कहानी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पर। डेंसिटी एकक कोशिका का घनत्व, तो उसका सूत्र है रो बराबर जेड गुने एम ए क्यूब गुने एन ए। यहां पर रो क्या है, तुम्हारा घनत्व है, जेड क्या है, परमाणुओं का संख्या है, एम क्या है, मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान। ए क्या है, तो ए तुम्हारा एकक कोशिका का अक्षीय लंबाई होता है, और ए क्यूब कर देते हैं। तो चूंकि घनीय की बात कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग को पूरे सिलेबस में घनीय के बारे में पढ़ना है, तो घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा। और एन ए जो है वो क्या है, अवगाद्रो संख्या यानी 6.022 × 10⁻23। क्लियर है बात, ठीक। अब थोड़ा और आगे चलिए, और अब आ जाइए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जहां से आपसे सवाल पूछा जाता है, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड।
ठोसों में अपूर्णताएं या दोष, इस पर आ जाइए। इसमें क्या क्या कहानी है, तो इसमें हम लोग को बताया गया कि मान लीजिए ऐसे, हम इसको फोटो से आपको हम समझाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा हम लोगों के लिए। यहाँ पर समझाते हैं, देखिए इसको डिलीट करो। एकदम सिलेट वाला कलर लिए हैं ताकि सबको सिलेट जैसा महसूस हो, लगे कि एकदम सीख रहे हैं बचपन वाला, कुछ नया नया सा अट्रैक्टिव सा। नहीं, अच्छा, लेक्चर का क्या रिव्यू है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करो। तुम लोग सिर्फ वीडियो देख के भाग जाते हो। अगर 200 लोग देखेंगे 200 कमेंट आएगा, मोटिवेशन बढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो तो एटम रख दिया गया, ए, पूरा एटम रख दिया गया, पूरा परमाणु रख दिया गया, है ना। ये पूरा एक क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में से एक आध जगह से परमाणु निकाल दीजिए, तो बताओ ये कमी है कि नहीं? या फिर यहां परमाणु रहने दीजिए, एक जगह परमाणु डाल दीजिए, एक्स्ट्रा हो जाए, तो बताओ ये कमी है कि नहीं? तुम्हारे पास 2 हाथ है, आम आदमी के शरीर में 2 हाथ होता है, 3 हाथ हो जाएगा, बताओ उसको कमी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? समझ रहे बात को ना। या फिर चलो शरीर में 2 हाथ है, अपनी जगह यहाँ पर ना हो करके एक यहाँ लटका मिले छाती में, सही लगेगा क्या? मतलब जो चीज़ को जहाँ होना चाहिए था अगर वो वहाँ नहीं है तो भी वो एक तरह का क्या कहलाएगा? दोष कहलाएगा, कमी कहलाएगा, अपूर्णता कहलाएगा। आ रही बात समझ में? वो अपूर्णता कहलाएगा। तो यही है अपूर्णता या डिफेक्ट इन सॉलिड। क्लियर होगी बात ना? इसी को डिफेक्ट इन सॉलिड कहते हैं। देखिए, आइए पढ़ते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, यही दोष है। अब दोष कितने तरह के अपने पास है, तो इस दोष में भी देखो एक चीज मेरे से छूट रहा है जो कि आपको बता देना चाहिए कि हमारे पास, यहाँ पर आइए, पहले इसको जान लीजिए तब उस पर आइएगा। इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड। तो परफेक्ट क्रिस्टल एग्जिस्ट ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो। आदर्श क्रिस्टल केवल परम शून्य ताप पर होते हैं। परम शून्य ताप एकदम 0 डिग्री पर आपका, तब जाकर के आप 0 केल्विन पर आप मान कर चलिए आपका एक परफेक्ट स्ट्रक्चर पाया जा सकता है। डिफेक्ट्स आर इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। दोष अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितताएं, संरचना में परिवर्तन हो जा रहा, अनियमितता हो जा रहा। अब इसको हमको 2 हिस्सों से पढ़ना है, 2 तरीके से। एक कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट और एक कहते हैं, यानी पॉइंट डिफेक्ट मतलब बिंदु दोष, और एक को कहते हैं लाइन डिफेक्ट यानी कि रेखीय दोष। लाइन डिफेक्ट क्या है, आइए यहाँ पर समझा दें आपको। देखिए, यहाँ जो हो रहा है हम लोगों के साथ वो ये हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ए है ऐसे, तो किसी एक आध 2 जगह से अगर ये अंतर आए, जैसे यहाँ से हट जाए या यहाँ से हट जाए, तो हम इसको बिंदु दोष कहेंगे। लेकिन अगर पूरा एक लाइन गायब हो जाए, तब हम इसको रेखीय दोष कहेंगे, लाइन डिफेक्ट कहेंगे। आ रही बात समझ में ना? इसको रेखीय दोष कहा जाएगा, लाइन डिफेक्ट। जब किसी पूरे एक पंक्ति से, है ना, किसी एक पूरे या मतलब ये कह लो किसी रो, एक कॉलम से पूरा परमाणु डिस्प्लेस हो जाए, अव्यवस्थित हो जाए, तो हम कहेंगे कि वहां पर कैसा दोष है, तो वहां पर रेखीय दोष है, लाइन डिफेक्ट। लेकिन किसी एकाध 2 जगह से अगर इस तरह का कमी उत्पन्न हो रहा तो हम कहेंगे कि वह बिंदु दोष है। क्लियर है बात ना? आइए देखिए यहाँ पॉइंट डिफेक्ट, डेविएशंस अराउंड अ सिंगल एटम और पॉइंट। बिंदु दोष, एक परमाणु बिंदु के चारों ओर विचलन। ठीक है ना? दिस डिफेक्ट अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेंसिटी एंड कंपोजिशन। ये दोष भौतिक गुणों, घनत्व और संगठन को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं आगे चर्चा करेंगे। हम लोग को डिटेलिंग करना है किसका? पॉइंट डिफेक्ट का, यानी बिंदु दोष का। बिंदु दोष कितने प्रकार के हमारे पास है? 3, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि दोष। 3 प्रकार के दोष है।
अब इन्हीं 3 प्रकार के दोषों का चर्चा यहाँ पर थोड़ा बहुत किया गया। आइए देखिए स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, मोटा मोटी अभी बात है, आगे इसका डिटेलिंग किया गया है। डू नॉट डिस्टर्ब केमिकल फॉर्मूला, यानी कि ये संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम ना करके चलो हम आगे ही आ जाते हैं और मेन ही टॉपिक पर आपको समझाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ की तुलना में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए देखिए स्टोइकोमेट्रिक दोष, स्टोइकोमेट्रीय दोष जो है क्या है, दिस डिफेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब द आइडियल केमिकल स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, ये दोष आदर्श रासायनिक अनुपात को नहीं बदलते हैं। आपको हम समझाते हैं, यहां मान कर चलो कुछ ऐसा है, ठीक है, a प्लस बी माइनस, ए 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 प्लस और बी माइनस, ऐसा है संरचना। समझ रहे बात को? अब यहां देख रहे हो कि अगर 8a है तो 8b है, यानी a और b का अनुपात बराबर है तो a भी है, एकदम बराबर है, 1:1 में है। जो दोष इस अनुपात को डिस्टर्ब नहीं करे, यानी किसी भी कंडीशन, जैसे मान लीजिए यहां से अगर एक a प्लस निकला तो एक b माइनस भी हट जाए तो अभी भी 7a 7b दोनों बराबर है तो 1:1 है। तो क्या अनुपात में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया, तो हम कहेंगे यह स्टोइकोमेट्रिक दोष है। दोष भी उत्पन्न हो गया और स्टोइकोमेट्री में कोई परिवर्तन यानी अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हम कहेंगे यह एक स्टोइकोमेट्री दोष है। क्लियर बात ना? यह एक स्टोइकोमेट्री दोष है। वही बात ये कह रहा कि ये दोष आदर्श रासायनिक अनुपात को नहीं बदलते हैं, उदासीनता पूरी तरह बनी रहती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड, बना रहता है। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक अनआयनिक ठोसों के लिए, अनआयनिक जिसको आप इंग्लिश में नॉन आयनिक कहिएगा, और एक आयनिक ठोसों के लिए जिसको आप आयनिक कहिएगा। 2 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। अनआयनिक में ये ऊपर वाला दोनों आ जाएगा और आयनिक में ये नीचे वाला दोनों आ जाएगा। तो अब एक एक करके चलिए, ये वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, यानी रिक्तिका और अंतराकाशी क्या है, और शॉर्टकी और फ्रैंकल क्या है। अब आइए इनके बारे में एक एक करके चर्चा शुरू करें। देखिए यहाँ पर देखिए कहानी है वैकेंसी डिफेक्ट का। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा कि यहाँ पर देखिए कि जैसे हम यहाँ पर फिर से आपको वहीं पर लेकर के चलते हैं, चलो यहीं पर बताते हैं। इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करना, इसको आप इग्नोर करो, है ना, इसको आपको इग्नोर करना है। और अब आइए हम ए मान लीजिए, यहाँ पर मान इसमें चलो ब्लैक भरते, ए सब ये क्रिस्टल बिंदु लैटिस पॉइंट है, जालक बिंदु हैं, इन सभी जगहों पर परमाणु भरा हुआ है। ध्यान समझिएगा, भरा हुआ है। अब यहाँ से हम एक आध जगह से परमाणु हटा दें तो ये बन गया रिक्तिका दोष यानी वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर बात ना? जब जालक बिंदु को छोड़ करके परमाणु बाहर निकल जाए क्रिस्टल से, जब किसी क्रिस्टल को के लैटिस पॉइंट से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम बाहर निकल जाए तो हम कहेंगे कि वहां पर वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, रिक्तिका दोष प्रोड्यूस हुआ, है ना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कलर चेंज कर लिया जाए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइड, अवयवी कण अपने सामान्य जालक स्थलों से गायब होते हैं। वैकेंसीज आर फॉर्म्ड इन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक में रिक्तियां बन जाती हैं। और जब रिक्ति बन जाएगा तो बताओ घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, घनत्व तो घट जाएगा, डेंसिटी घट जाएगा। तो रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ सबस्टांस, पदार्थ के घनत्व में कमी आती है। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी स्टोइकोमेट्री अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा,
अनुपात में परिवर्तन नहीं आएगा। ऑफन डेवलप्स व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, अक्सर पदार्थ को गर्म करने पर ही यह दोष उत्पन्न होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में तब ये उत्पन्न होगा जब इसमें क्या हो आपका कि गर्म किया जाए। अगले पर आइए, अगला कहता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये क्या कहता है भाई? इसका कहना है कि जालक बिंदु पर तो परमाणु होगा ही, इन सभी जगहों पर तो परमाणु रहेगा ही, एक्स्ट्रा परमाणु आ जाएगा। इन जगहों पर तो परमाणु है ही, एक्स्ट्रा परमाणु आ जाएगा। समझिए, यहां आ गया एक्स्ट्रा, इंटरस्टिशियल साइट पर, अंतराकाशीय स्थान पर, तो हम कहेंगे यह अंतराकाशीय दोष है। एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, अतिरिक्त अवयवी कण अंतराकाशीय स्थलों को घेर लेते हैं। दीज साइट्स आर द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन लैटिस पॉइंट, ये स्थल जालक बिंदुओं के बीच के खाली स्थान होते हैं। रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, बताओ द्रव्यमान बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, यानी मास बढ़ जाएगा, सॉरी डेंसिटी बढ़ जाएगा, है ना। पदार्थ के घनत्व में वृद्धि होती है। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी स्टोइकियोमेट्री अनुपात पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्लियर है बात ना? चलिए अगले पर चलते हैं, अगले कहानी पर। अगला कहानी है शॉर्टकी डिफेक्ट का। शॉर्टकी डिफेक्ट कहाँ होगा भाई? तो शॉर्टकी डिफेक्ट में केटायन और एनायन समान संख्या में जालक बिंदुओं को छोड़ करके, यानी लैटिस पॉइंट को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, समझो बात। जैसे यहां से मान लो एक अगर प्लस बाहर निकला है तो कहीं से एक जगह से माइनस को भी बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहां से माइनस बाहर निकल जाए, एक प्लस तो एक माइनस, जितना संख्या में प्लस बाहर निकलेगा उतना ही संख्या में क्या निकलना चाहिए? माइनस। तो हम कहेंगे कि यह एक क्रिस्टल दोष है। क्लियर होगी बात ना? यह एक क्रिस्टल दोष है। इक्वल नंबर ऑफ केटायन, सॉरी शॉर्टकी दोष है। इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, समान संख्या में धन आयन और ऋणायन गायब होते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड स्टोइकियोमेट्री आर मेंटेन्ड, विद्युत उदासीनता और स्टोइकियोमेट्री बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता क्योंकि अनुपात सेम ही रह जाता है। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, क्रिस्टल के घनत्व में काफ़ी कमी आ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ बाहर निकलेगा तो द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान घटेगा घनत्व घट जाएगा। कंडीशन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कंपेरेबल एटॉमिक साइज, शर्त है किन यौगिकों में पाया जाएगा? उन्हीं में पाया जाएगा जिसका उपसंयोजन संख्या अधिक रहेगा और जिनके आयनों का आकार लगभग बराबर हो। जैसे कि धनायन और ऋणायन दोनों का आकार लगभग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये कहाँ पाया जाता है? तो देख लीजिए, यहाँ उदाहरण है NaCl, KCl और CHCl। याद रखिएगा, AgBr के बारे में आगे बातचीत करेंगे कि एकलौता यौगिक है जिसमें दोनों प्रकार का दोष पाया जाता है। क्लियर बात ना? दोनों प्रकार का दोष पाया जाता है, शॉर्टकी भी पाया जाता है और फ्रैंकल भी। तो शॉर्टकी दोष घनत्व को घटा दे रहा है, उन यौगिकों में पाया जा रहा है जिनके केटायन और एनायन का साइज बराबर है। क्लियर बात ना? केटायन और एनायन का साइज बराबर है। आइए फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल में क्या होगा? तो फ्रैंकल में एरो को यहाँ कर लीजिए, यहाँ से, है ना, यहाँ से एरो यहाँ से उठेगा और उठ करके कहाँ चला जाएगा? धनायन अपने जालक बिंदु को छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान पर चला जाएगा। यानी कि केटायन जो है अपने इंटरस्टिशियल, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चला जाता है। तो हम कहते हैं कि यह डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाएगा, यानी कि फ्रैंकल दोष कहलाएगा। अ स्मॉलर आयन, खास करके केटायन, लिव्स इट नॉर्मल साइट, अपने नॉर्मल साइट को छोड़ देता है। इट मूव्स ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल साइट, एक छोटा आयन आमतौर पर धनायन और अपना सामान्य स्थान छोड़ देता है और वह जाकर अंतराकाशीय स्थल को घेर लेता है। क्लियर है बात ना? जैसे यहाँ से प्लस उठा और यहाँ चला गया, तो हम इसको कहेंगे कि यह एक फ्रैंकल दोष है, फ्रैंकल डिफेक्ट है। क्रिएट्स अ वैकेंसी इंटरस्टिशियल पेयर, ठीक है, रिक्ति अंतराकाशीय युग्म बनाता है। घनत्व अपरिवर्तित रहता है। डेंसिटी इज अनचेंज्ड, घनत्व अपरिवर्तित। क्यों? क्योंकि ना तो कुछ बाहर निकला ना कुछ अंदर आया, बस अंदर वाला मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह चला गया। तो मास में तो कोई परिवर्तन आया नहीं, द्रव्यमान तो कोई परिवर्तन आया नहीं। जब द्रव्यमान नहीं बदलेगा तो वहाँ पर डेंसिटी में भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। लार्ज डिफरेंस इन एटॉमिक साइज, आयनों के आकार में अंतर होना चाहिए। यहाँ पर केटायन का साइज, केटायन का जो साइज होगा वो एनायन से क्या होगा? छोटा होगा।
केटायन का साइज एनायन से छोटा होगा, केटायन का आकार एनायन से क्या होगा, छोटा होगा। उदाहरण किस किस में पाया जा रहा है, AgCl में पाया जा रहा है, AgBr में पाया जा रहा है, AgI में पाया जा रहा है और ZnS में पाया जा रहा है। और AgBr याद रखिएगा इकलौता कंपाउंड है जिसमें शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं और अगला कहानी हमारा है किस पर, तो कंपैरिजन है। यहाँ पर देख लीजिए कंपैरिजन की बात कर रहा है, तो क्या कह रहा है, विशेषता शॉर्टकी दोष फ्रैंकल दोष। इक्वल मिसिंग आयन, धन आयन और ऋण आयन दोनों निकला। यहाँ पर आयन अपने धनायन अपने इंटरस्टिशियल साइट यानी अंतराकाशीय स्थान से लैटिस पॉइंट से इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चला जाता है, अंतराकाश जालक बिंदु से अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है। घनत्व शॉर्टकी दोष में घट जाता है, यहाँ पर परिवर्तित नहीं होता। आयनिक साइज यहाँ लगभग बराबर रहना चाहिए, यहाँ पर अंतर रहता है। एग्जाम्पल भी दे दिया गया और AgBr दोनों में कॉमन तरीके से अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आ जाइए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पर। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह का, एक धातु अधिक, एक धातु न्यून यानी मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशिएंट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या करेगा कि प्लस और माइनस का जो संख्या बराबर हुआ करता था, अनुपात में परिवर्तन नहीं आ रहा था, अब इसको बदल देगा। क्रिस्टल में कभी प्लस ज़्यादा हो जाएगा, कभी माइनस ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जो केटायनिक होंगे वो अधिक हो जाएंगे, कभी एनायनिक अधिक हो जाएंगे। क्लियर है बात में, ये कर देता है। तो दीज डिफेक्ट अल्टर द आइडियल केमिकल स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन, ये दोष आदर्श रासायनिक संगठन को बदल देते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर था कि A+ और मान लीजिए B-, अगर 8:8 है तो ये बदल करके क्या कर सकता है, ये बदल देगा और 7-8 कर देगा या 9-8 कर देगा, 8-9 कर देगा, जो भी कर देगा ऐसे बदल देगा। क्लियर बात ना, ये रेशियो ऐसा बना नहीं रहने देगा, जो 8:8 का बना हुआ इसको नहीं रहने देगा, परिवर्तित कर देता है। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो क्रिस्टल के स्टोइकियोमेट्री को प्रभावित करता है। द डिफेक्ट विच अफेक्ट द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड्स। ओके ना, उसी को हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज स्टिल मेंटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज एडजस्टमेंट। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी विद्युत उदासीनता बनाए रखा जाता है, उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग दोष में आएंगे। ये मुख्य रूप से दो प्रकार का, मेटल एक्सेस यानी धातु अधिक, मेटल डिफिशियंसी यानी धातु न्यूनता, दो प्रकार का दोष है। अब आइए इन दोनों का चर्चा शुरू करें एक एक करके। मेटल एक्सेस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं धातु अधिक्य की, धातु अधिक्य दोष की बात कर रहे हैं। तो जब धातु अधिक्य दोष की बात कर रहे हैं तो ये दो तरीके से उत्पन्न हो सकता है, या तो हम धातु की मात्रा बढ़ा दें और दूसरा हम वहां से ऋण आयन वाला जो अवयव है उसको निकाल दें। ठीक है ना, हम थोड़ा सा पीछे लौटते हैं और यहाँ जहाँ हम बनाए थे ना फोटो, वहाँ हम आते हैं और वहाँ हम आपको समझाते हैं। ये देखिए, यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ A+ है, यहाँ B-। तो दो ऑप्शन है, हम या तो किसी अंतराकाशीय स्थान पर A+ को लेकर के आ जाए। तो अब बताओ, पहले से अगर देखेंगे तो A और B 8-8 थे, अभी A और B, A 9 हो गया, B 8 रह गया, स्टोइकियोमेट्री प्रभावित हो गया, बदल गया। इसको कहते हैं धातु अधिक्य दोष यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अच्छा, यहाँ पर उदासीनता बनाने के लिए, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे कि दूसरे इंटरस्टिशियल पोजीशन यानी दूसरे अंतराकाशीय स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएंगे। अब बताओ, प्लस माइनस बराबर हो गया, लेकिन धातु का मात्रा ज़्यादा है, मेरा A जो है वो धातु है वो ज़्यादा हो गया, तो डिफेक्ट भी प्रोड्यूस हो गया और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रह गया, यानी कि दोष भी उत्पन्न हो गया और विद्युत उदासीनता भी बना रह गया। आ रही बात समझ में? चलिए, इसी प्रकार से एक और तरीका हम यहाँ पर लगा सकते हैं। क्या तरीका लगा सकते हैं? तो हम एक जगह से ऋणायन को निकाल दें, इसको निकाल दीजिए, तो निकाल दीजिएगा तो अनुपात 8:7 हो जाएगा क्या A और B का। बोलेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन रहेगा, उदासीनता कैसे बना रहेगा, क्योंकि प्लस तो अब 8 है लेकिन -7 है, उसको 8 कैसे बनाइएगा। तो देखिए यहाँ से B को हम निकालेंगे
लेकिन बी वाला इलेक्ट्रॉन यहीं फंसा रहेगा। बी वाला इलेक्ट्रॉन यहीं फंसा रहेगा, समझ के बात को ना, ये फंसा रहेगा यहीं पर। अब बताओ उदासीनता बना हुआ है कि नहीं? माइनस का संख्या बराबर है कि नहीं प्लस के? 8 + 8 माइनस, देख लो, गिन लो, दोनों बराबर है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ये फंसा रह गया, इसको हम लोग कहेंगे एफ केंद्र, एफ सेंटर, एफ केंद्र कहते हैं इसको। क्या कह देंगे? एफ केंद्र कह देंगे। क्लियर होगी बात ना, कि एफ केंद्र कहलाएगा। हो गया? ठीक है। अब आइए यहां पर, अब जो बात बोला गया उसको पढ़ लेते हैं। ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, अभी बताएं, बी को निकाल दीजिए, ठीक है, ऋणायन की रिक्तियों के कारण। दूसरा, ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन, आपको बोले कि A+ रख दीजिए, और उदासीनता को बनाए रखने के लिए अलग जगहों पर उतना ही संख्या में इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, उदासीनता बना रह जाएगा। तो 2 तरीके, इन्हीं 2 तरीकों में एक तरीके से हमारा क्या बनेगा? एफ केंद्र बनेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन फंसा रह जाता है। ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु अधिक के दोष। एनायंस लीव देयर नॉर्मल लैटिस साइट, ऋणायन अपने सामान्य जालक स्थल को छोड़ देते हैं। अ वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल में एक रिक्ति बन जाती है। एन इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रैप्ड इन दिस वैकेंसी टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इस रिक्ति में से एक इलेक्ट्रॉन फंस जाता है। कैसे फंसा रहता है, क्या फंसा रहता है? जब आप क्लासेस किए होंगे, पूरा क्लास तो आपको जरूर बताया गया होगा। फिलहाल हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उतना विशेष है नहीं बात। बस आप इतना मानिए कि जिसका क्रिस्टल होता है उसका धातु के वेपर यानी वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, बस इतना ही मानकर चलिए, ठीक है ना। उसके बाद अफेक्ट किस चीज पर पड़ेगा? तो अल्टर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी यानी कलर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन फंसा रह गया इस जगह को कहेंगे एफ केंद्र, एफ सेंटर। और एफ सेंटर में इलेक्ट्रॉन फंसा रहता है, और इसी इलेक्ट्रॉन पर जब लाइट पड़ेगा तो लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा यानी अपने अंदर अवशोषित करेगा, और फिर उसको जब उत्सर्जित करेगा तो विजिबल रेज यानी दृश्य तरंगों के रूप में आपका वो उत्सर्जित करेगा, जिसके कारण से हमारा यौगिक क्या हो जाता है? रंगीन हो जाता है। तो चाहे आप नमक को गर्म कीजिए तो हल्का दिखेगा, पीला टाइप्स हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड को गर्म कीजिए तो उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। वो एफ केंद्र के कारण ही होता है। जो भी रंगीन पदार्थ आपको रंगीन दिखते हैं, जो भी आयनिक पदार्थ आपको रंगीन दिखते हैं, तो उसके पीछे का कारण एफ केंद्र होता है। क्लियर है बात ना? ठीक। देखिए, यह दोष प्रकाशीय गुणों को नाटकीय रूप से बदल देता है, यानी रंग में परिवर्तन कर देता है। एफ केंद्र देखिए आगे, एफ केंद्र, एफ सेंटर्स आर द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड एनायनिक साइट। एफ केंद्र इलेक्ट्रॉन द्वारा घेरे गए ऋणायनिक स्थल है। नेम्ड आफ्टर जर्मन वर्ड फार्बेजेंटर, फार्बेजेंटर होता है, ठीक है ना, ये स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, मीनिंग कलर सेंटर, इसको फार्बेजेंटर कहते हैं, ओके, जिसका अर्थ होता है रंगीन केंद्र। इलेक्ट्रॉन एक्साइट अपॉन एब्जॉर्बिंग लाइट इम्पार्टिंग कलर टू द क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे क्रिस्टल को रंग मिलता है। इधर से देखिए लाइट मिला, विजिबल, इधर से लाइट मिला, और यहाँ पर ये अपनी ऊर्जा का फिर त्याग किया, जिसके कारण ये पीला रंग दिखने लगा। सोडियम वाष्प में सोडियम क्लोराइड को गर्म करने पर पीला रंग आता है। अतिरिक्त लिथियम के कारण LiCl गुलाबी हो जाता है। एफ केंद्र बन रहा है, और एफ केंद्र के कारण यौगिक हमारा रंगीन हो जाता है। अगला है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट किसको कहिएगा? तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का अर्थ है हिंदी में धातु न्यूनता दोष, और ये तब उत्पन्न होगा, ये उन्हीं क्रिस्टल में उत्पन्न होगा, याद रखिएगा, जिन क्रिस्टल्स के धातुओं के पास एक से अधिक प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करने की क्षमता हो, एक से अधिक प्रकार के वैलेंसी दिखाने की क्षमता हो। जैसे देखो हम यहाँ पर लिखे Fe2+ और Fe3+, समझ के बात को ना। यहाँ पर क्या होता है कि अकर्स व्हेन सम केटायंस आर एब्सेंट फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट, तब होता है जब कुछ धनायन सामान्य जालक स्थलों पर अनुपस्थित होते हैं। मेटल सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं, वहीं पर यह संभव है। चार्ज न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय एडजेसेंट केटायंस एक्वायरिंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, समीपवर्ती धनायन द्वारा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण कर आवेश संतुलन बनाए रखा जाता है ना। यहाँ पर देखिए Fe2+, अगर एक Fe2+ हटा है
तो उसकी जगह 2 Fe3+ लेकर के आएगा। दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। दोनों में से एक एक प्लस, एक Fe2+ को बैलेंस कर दिया, ठीक है ना, बैलेंस कर दिया। ये काम किया गया। जैसे इन एग्जाम्पल इन FeO सम Fe2+ आर मिसिंग कंपेंसेटेड बाई Fe3+। उदाहरण FeO में कुछ Fe2+ गायब होते हैं जिनका संतुलन Fe3 द्वारा करते हैं। याद रखिएगा, उन्हीं में पाया जाएगा यह दोष जिनके धातुओं के पास एक से अधिक प्रकार की संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की क्षमता हो, जिसमें आयरन हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, निकेल हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है ना, इन सब में ये दिखना चाहिए, ठीक है। और ये भी आपका कैसा होता है, तो ये भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक तो है, ठीक है। इस पर विशेष बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग गुणों की ओर बढ़ेंगे। एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट छूट गया था, इम्प्योरिटी डिफेक्ट पर भी बात कर ही लीजिए। देखिए शुद्ध क्रिस्टल, जैसे ये पूरा क्रिस्टल आपको दिख रहा होगा कि सोडियम क्लोराइड का बना हुआ, इसमें हम एक जगह क्या डाल दिए, Sr2+। अब बताओ Sr2+ डाल दिए तो अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, ये अशुद्धि हुआ ना, इम्प्योरिटी हुआ। इसको आप डाल दिए और इसको डालने के कारण देखिए एक जगह खाली जगह बन गया, ये वाला जगह खाली बन गया, नहीं बन गया क्या, ये जगह खाली बन गया। अब ये जगह खाली बन गया तो बताओ, खाली बन गया तो डिफेक्ट आया ना, ठीक है। क्यों खाली बन गया, क्योंकि Sr2+ लाए, एक Na+ को हटाया, Sr2+ को लाए, तो उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ से Na+ को हटाना पड़ा, ताकि दोनों जगह का एक एक प्लस Sr2+ अकेले मेंटेन कर दे रहा, तो एक Na+ हटा दिया। इसी को कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जब एक Sr2+ डालेंगे तो एक जगह खाली बनेगा, एक Sr2+ डालेंगे एक जगह खाली बनेगा, 10 Sr2+ डालेंगे 10 जगह खाली बनेगा। देख रहे हो ना, एक डाले हो तो एक जगह खाली बना है, 10 Sr2+ डालोगे 10 जगह खाली बनेगा, 20 Sr2+ डालोगे 20 जगह खाली बनेगा, 1 मोल Sr2+ डालोगे 1 मोल जगह खाली बच जाएगा, ओके ना। फॉरेन आयंस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट क्रिस्टल। मेजबान क्रिस्टल में बाहरी आयनों का प्रवेश किया जाता है, इस प्रक्रिया को डोपिंग भी कहते हैं। फॉरेन आयंस सब्सटीट्यूट होस्ट आयंस ऑफन हैविंग अ डिफरेंट आयनिक चार्जेस। बाहरी आयन मेजबान आयन को प्रतिस्थापित करते हैं जिनका आयनिक आवेश भिन्न होता है। वैकेंसीज आर क्रिएटेड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल चार्ज न्यूट्रलिटी। विद्युत आवेश उदासीनता बनाए रखने के लिए रिक्तियां उत्पन्न करती है, ओके। आगे बढ़े, जैसे NaCl में SrCl2 का डोपिंग कर दिया जाए, 1 Sr2+ रिप्लेसेस 2 Na+, है ना, जिसमें एक जगह भर जाता है और एक जगह खाली बच जाता है। क्लियर है बात ना। यही था आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। किसी शुद्ध क्रिस्टल में अशुद्ध पदार्थ को डोप करके उसके अंदर में रिक्तियां उत्पन्न कराई जाती हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। अब दोष का यानी इम्परफेक्शन का कहानी खत्म हो गया, तो हम कहानी में अब आगे चल रहे हैं और हमारा अब चर्चा है किसके साथ, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और एनर्जी बैंड्स के साथ, ठोस के विद्युत गुण और ऊर्जा बैंड के साथ हम आगे का कहानी। इसमें कहानी आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, तो देखिए 3 प्रकार का है, चालक, कुचालक, अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। 3 ही प्रकार का है इसके आधार पर। अब इसी में बैंड थ्योरी क्या कहता है, ऊर्जा बैंड यानी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड क्या कहता है, तो बैंड 2 तरह के होते हैं, एक को वैलेंस बैंड कहते हैं, एक को कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, वो पूरी तरह खाली रहता है। तो जब कंडक्टर की बात करते हैं तो आप ही बताइए, आप जरूर ये पढ़े होंगे कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बड़ी आसानी से पास होता है। तो भाई वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि संयोजी पट्टी में इलेक्ट्रॉन है, इसको चालन पट्टी कहते हैं। कंडक्शन को चालन पट्टी कहेंगे हिंदी में, इसको संयोजी पट्टी कहते हैं, संयोजी पट्टी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा कि धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए इसमें, तो दोनों एकदम सटा रहेगा तभी ना धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, क्योंकि चालक है तो चालक में तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बहुत अच्छा से होता है। तो संयोजी पट्टी और चालन पट्टी यानी वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड दोनों एकदम सटा होना चाहिए, उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होगा, तो विद्युत धारा उसमें आसानी से प्रवाहित होगा। इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर अंतराल क्या है, शून्य है,
यहाँ पर एनर्जी यानी ऊर्जा गैप नहीं है। फिर आइए विद्युत रोधी यानी कुचालक यानी इंसुलेटर। इसमें कंडक्शन बैंड यानी चालन पट्टी और संयोजी पट्टी दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप होगा कि इलेक्ट्रॉन चाह कर भी चालन पट्टी से निकलकर संयोजी पट्टी में नहीं जा पाएगा, यानी वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा। इतना बड़ा गैप होगा, बहुत बड़ा फॉरबिडन गैप होगा। ऊर्जा अंतर बहुत ज़्यादा होगा। इस फॉरबिडन गैप को हम लोग हिंदी में ऊर्जा अंतर कह लेते हैं। ऊर्जा अंतर सबसे ज़्यादा यही होगा, यहाँ पर ऊर्जा अंतर होगा ही नहीं। और जब यहाँ सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक का बात कीजिएगा तो दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर होगा, है ना। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड यानी संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच में छोटा सा अंतर होगा, बहुत कम ऊर्जा का अंतर होगा। क्लियर है बात ना, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जा पाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बीच में ही रह जाता है। इसी कारण से हम कह देते हैं कि यह आधा अधूरे तरीके से विद्युत का चालन करता है, आधा अधूरे तरीके से। समझ गए बात को ना, क्योंकि बीच में खाली है तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया, कुछ इलेक्ट्रॉन फंस गया। और इसी कारण जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने पर कंडक्टर यानी चालक का जो चालकता है वो घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि जब आप तापमान बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रॉन इस जगह पर भीड़ लगा देंगे। अब भीड़ लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा भीड़ के कारण। तो यहाँ पर इसका चालन घट जाएगा, चालकता घट जाएगा। लेकिन जब आप अर्धचालक में आइए, सेमीकंडक्टर में, इसका जब टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो जो इलेक्ट्रॉन बेचारे कमज़ोर थे, यहाँ पर गिर जा रहे थे, उनको ऊर्जा मिलेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, हीट एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी जब बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन बेचारे बीच में रह जा रहे थे वही जंप करके अब आगे चले जाएंगे चालन पट्टी में। तो इस कारण से इसका चालकता बढ़ेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इतना बड़ा गैप है दोनों के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, कि ये चाह कर भी इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जा पाएगा। तो ये बहुत बड़ा गैप, इसी कारण से टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, आइए अब हमारे पास अर्धचालक की बात करते हैं तो दो प्रकार के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, अंतर्जात और बहिर्जात अर्धचालक। ठीक है ना, आंतरिक और बाह्य अर्धचालक भी इसको कहते हैं। इंट्रिंसिक प्योर मटेरियल्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, शुद्ध पदार्थ जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है, और इसके अंदर टेम्परेचर को परिवर्तित करके, तापमान को बढ़ा करके इनका चालकता यानी कंडक्टिविटी बढ़ाया जाता है। थर्मल एनर्जी जनरेट्स इक्वल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जनरेट किया। ओके, तापीय ऊर्जा समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न करती है। कंडक्टिविटी इज टू लो फॉर प्रैक्टिकल यूज, व्यवहारिक यूज उपयोग के लिए चालकता बहुत कम होता है। शुद्ध सिलिकॉन है तो शुद्ध सिलिकॉन में चारों कार्बन एक दूसरे से, चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधा रहता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तो कहाँ से चालकता होगा? आ रही बात समझ में? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि बाह्य अर्धचालक, डोपिंग विद इम्प्योरिटीज टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, हम लोग अशुद्धि का डोपिंग करेंगे और आगे पढ़ेंगे पी प्रकार और एन प्रकार अर्धचालक, है ना। चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धियों का डोपिंग करेंगे। एडिशन ऑफ डोनर और एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज क्रिएट्स एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक। आइए अब इसी एन टाइप और पी टाइप पर चर्चा कर लिया जाए। सबसे पहले एन टाइप पर बात कीजिए, एन प्रकार पर बात कीजिए। एन प्रकार का निर्माण कैसे करेंगे? तो एन प्रकार का निर्माण करेंगे कि सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल यानी कि वर्ग 14 के तत्व, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का एक क्रिस्टल है, उसमें ग्रुप 15 के एलिमेंट का डोपिंग करेंगे, यानी वर्ग 15 के तत्व का डोपिंग करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन देखिए स्वतंत्र बच जाएगा। 4 ही से ना बॉन्ड किया, फास्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 के साथ बॉन्ड किया, 5वां स्वतंत्र बच गया, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर ग्रुप 15 इम्प्योरिटी इज एडेड टू ग्रुप 14, वर्ग 14 में वर्ग 15 की अशुद्धि मिलाई जाती है। प्रोवाइड्स अ फ्री 5th इलेक्ट्रॉन डोनर इम्प्योरिटी, 5वां मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, दाता अशुद्धि रहता है। इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में कार्य करता है। यहाँ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है। वहीं जब आप पी प्रकार में आइएगा तो यहाँ बोरोन को डाल दिया गया। अब बोरोन को डाल दिया गया तो बताइए कि ये 3 तरफ से तो बॉन्ड करेगा। बोरोन के बाह्यतम कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन, आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन, इधर वाला है ही नहीं, तो ये पूरा खाली बच गया।
तो खाली बच गया, तो खाली स्थान के कारण अब यहाँ पर कंडक्शन होगा। ठीक है। ग्रुप 13 इम्प्योरिटी बोरोन और अल्मुनियम एडेड टू सिलिकॉन, वर्ग 14 में वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाई जाती है। क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होल, इलेक्ट्रॉन की कमी और होल उत्पन्न होता है, ग्राही अशुद्धि। ठीक है। होल एक्ट्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में कार्य करता है। क्लियर है बात? ठीक। एन टाइप पी टाइप का भी कहानी हो गया। अब चलिए हम लोग चलें आगे की ओर। यहाँ पर अंतर लिखा गया है जो आप ऑलरेडी देख लिए, आप एक बार देख लेना वीडियो को पॉज करके। आइए अब हम लोग आ जाते हैं चुंबकीय गुणधर्म पर। चुंबकीय गुणधर्म में दो प्रकार के तत्व पहले पढ़ लीजिए, डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, यानी प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय किसको कहिएगा? प्रतिचुंबकीय आप कहिएगा कि वे तत्व हैं, ठीक है ना, वे तत्व हैं प्रतिचुंबकीय में, वे पदार्थ या वे ठोस जिनको चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं किया जाता है, प्रतिकर्षित कर दिया जाता है, उनको हम प्रतिचुंबकीय या डाईमैग्नेटिक कहते हैं। और अनुचुंबकीय जिनको चुंबकीय क्षेत्र में अपनी ओर खींच लिया जाता है, अट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय। आइए पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। मैग्नेटिज्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन स्पीड एंड ऑर्बिटल मोशन, चुंबकत्व की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन स्पिन और कक्षीय गति से होता है। इलेक्ट्रॉन देखिए हमारे पास कैसे पाया जाता है, एक घड़ी की सुई की दिशा में और एक घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। इसको गलत मानिएगा, है ना, डबल एरो से इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हाफ हाफ एरो, कम फुल एरो से नहीं दिखाते, हाफ। एक घड़ी की सुई और एक घड़ी की सुई के विपरीत, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत घूमता है। तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत घूमता है और ये एक ही ऑर्बिटल में एक दूसरे के विपरीत घूम रहे, तो एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह कैंसिल कर देंगे, तो ये बन जाएगा प्रतिचुंबकीय यानी डाईमैग्नेटिक। आज जब कोई अकेले इलेक्ट्रॉन हो किसी ऑर्बिटल में, किसी कक्षक में अकेले इलेक्ट्रॉन, तब इसको हम कहेंगे अनुचुंबकीय, क्योंकि अकेले रहेगा तो घूमेगा एक दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। डाईमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एग्जाम्पल दिया है H2O और NaCl, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से क्या कर दिया जाता है, प्रतिकर्षित कर दिया जाता है। वहीं जब पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं तो अनुचुंबकीय कंटेन वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, लूजेज मैग्नेटिज्म इन अब्सेंस ऑफ द फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल आकर्षण और क्षेत्र घटने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है ना, चुंबक की तरफ दुर्बलता से आकर्षित होता है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा दीजिए तो इसका चुंबकत्व भी खत्म हो जाएगा। अब आइए आगे के 3 प्रकार पर। अगला 3 प्रकार में सबसे पहले फेरोमैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं, लौह चुंबकत्व की बात करते हैं, चुंबकीय डोमेन की बात करते हैं। ये उस तरह के पदार्थों की बात कर रहा है जिसमें आप एक बार उसको आप थोड़ी देर तक चुंबकीय क्षेत्र में रख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड में, और वो खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में बड़ा मजबूती से खींचा जाए। जैसे आप लोहा देखते हैं तो बहुत मजबूती से उसको खींचा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो देखिए यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक यानी चुंबकीय, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित किया जाता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल। इन्हीं से चुंबक भी बनता है, याद रखिएगा। मेटल आयन ग्रुप इनटू टाइनी रीजन कॉल्ड डोमेन्स एक्टिंग एज टाइनी मैग्नेट। डोमेन धातु आयन छोटे क्षेत्रों में समूहीकृत होते हैं जिन्हें डोमेन कहा जाता है। ठीक है, जो छोटे चुंबक की तरह कार्य करते हैं, ये छोटे चुंबक की तरह कार्य करते हैं। अनमैग्नेटाइज्ड डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, नेट मोमेंट इज 0। ठीक है ना। अचुंबकित डोमेन अव्यवस्थित होते हैं, कुल आघूर्ण शून्य होता है। मैग्नेटाइज्ड एक्सटर्नल फील्ड अलाइंस ऑल डोमेन परफेक्टली पैरेलल, चुंबकित बाह्य क्षेत्र सभी डोमेन को समानांतर रेखित कर लिया जाए तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और ऐसे जब रैंडमली हो जाएगा तो अनमैग्नेटाइज यानी अचुंबकीय रहेगा। परमानेंट मैग्नेटिज्म रिमेन्स इवन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड रिमूवल लॉस्ट एवं क्यूरी टेम्परेचर, क्षेत्र हटने के बाद भी अस्थायी चुंबकत्व रहता है, क्यूरी ताप के ऊपर समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा, क्यूरी ताप पर कोई भी पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करना शुरू करता है।
अब इसी डोमेन, जो डोमेन दिखाया जा रहा है, आप ये कह सकते हो कि लौह चुंबकीय पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े जो छोटे चुंबक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इनको हम डोमेन कह रहे हैं। इन्हीं डोमेन की बात कीजिएगा तो इसी डोमेन के अरेंजमेंट के आधार पर अगला दो प्रकार है, जिसमें है एंटी फेरोमैग्नेट और फेरी मैग्नेटिक, यानी प्रति लौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। इसमें क्या आएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक तब बनेगा जब डोमेन एकदम बराबर संख्या में एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेगा, तो नेट मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत काम करेगा तो एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल कर देगा। जब डोमेन एकदम समान अनुपात में एक दूसरे के विपरीत में व्यवस्थित होंगे तो यहां पर हम कहेंगे कि कुल चुंबकत्व शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, डोमेन आघूर्ण समान और विपरीत दिशाओं में संरेखित होते हैं। पूर्ण निरस्त्रीकरण के कारण कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, उदाहरण में MnO आ गया। बिकम्स पैरामैग्नेटिक एवं नील टेम्परेचर, याद रखना नील ताप के ऊपर अनुचुंबकीय हो जाता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक नील टेम्परेचर के ऊपर में क्या हो जाता है आपका, तो अनुचुंबकीय हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। फेरी मैग्नेटिक की बात करेंगे तो इसमें जैसे तैसे अरेंज रहता है, जैसे तैसे, तो ये जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। एक दो अगर सीधा है तो एक उल्टा है, फिर चार सीधा है तो एक उल्टा है, तो ऐसे रहेगा। तो नेट मैग्नेटिज्म यहाँ पर जीरो नहीं होगा, नेट चुंबकत्व तो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, डोमेन आघूर्ण विपरीत दिशाओं में लेकिन असमान संख्या में संरेखित होते हैं। इन कंप्लीट कैंसिलेशन गिव अ वीक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। एग्जाम्पल में Fe3O4 हो जाता है ना, निरस्त्रीकरण कारण दुर्बल चुंबकीय आघूर्ण बना रहता है, जीरो नहीं होता है। क्लियर होगी बात ना। तो इस प्रकार से कुल चुंबकीय गुण का भी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर लिए। यहाँ पर आप इसको पढ़ना होगा तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, कहानी को समझ लीजिएगा, सबका उदाहरण अनुसार बातचीत है। चैप्टर हमारा यहीं तक था, ठीक है ना। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। पूरा आपका जितना भी बातचीत है इस चैप्टर से, हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट को लगभग हम करा दिए। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो भरोसा मानिए कि आप सारा चीज़ रिकॉल हो जाएगा। तो बस मेरा यहीं तक, इस चैप्टर में हिस्सेदारी आगे आपको संभालना है। हम ये कहेंगे कि पढ़ने का तरीका यही बनाइए कि चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, जो भी हो, हर चैप्टर को एक बार 10 दिन 12 दिन के अंतराल पर, एक सप्ताह के अंतराल पर हर एक चैप्टर को रिपीट कीजिए। आप ऐसा शेड्यूल बनाइए कि 1.5 से 2 घंटे में रिवीजन हो जाए, और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बस आप लगे रहिए, जमे रहिए, है ना। गुड लक, खूब मेहनत कीजिए, खूब नाम कमाना है जीवन में, खूब बड़ा व्यक्ति बनना है। छोटे लोगों का इस सोसाइटी में जगह नहीं, खूब बड़ा बनना है। हमको भी बड़ा बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल लगभग 870 के आसपास सब्सक्राइबर के आसपास पहुंचा है। इसको 1000 पूरा कराइए ताकि चैनल मोनेटाइज हो जाए, कुछ पैसा हम भी कमाए, थोड़ा अमीर हो जाए। नहीं, कोशिश कीजिए, अगर शेयर हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा है सब कुछ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लग रहा है तो खूब शेयर कीजिए, दोस्तों को इनवाइट कीजिए, सबको पढ़ाइए, साथ में बढ़ा जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। ऐसे ही अगले चैप्टर का भी बना करके रखे हुए हैं और आगे आपको मिलेगा। हाँ, जिनको ये चाहिए, ये जो हम जिससे पढ़ा है पूरा PPT कंप्लीट, जिनको चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे वेदिका पथ ऑफिशियल से ही, वेदिका पथ ऑफिशियल, इसी से आपका टेलीग्राम भी है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारा पेज मिल जाएगा। क्लियर है बात ना। मिले फिर अगले दिन। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अमीर बनाइए हमको भी। नहीं, धन्यवाद।